डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला पार्ट है, पार्ट 4, दैट इज आपका थ्योरम्स वाला सेक्शन है। रोलीस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वाला पार्ट अपन स्टडी करेंगे पार्ट 4 में। और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिसिटी के बाद ही अपन इस चीज को स्टडी करते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी काफी भरे भरे कंसेप्ट है जिनको अपने को समझना होगा प्रॉपरली। तो आप देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं दोनों थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रोलीस थ्योरम आता है आपके पास शीट में, आपको इन डिटेल में सारी चीज स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रूफ्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो इन डिटेल में लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से देखो। रोलीस थ्योरम, ठीक है, ये क्या स्टेट करता है आपको, इसका स्टेटमेंट पहले समझ जाते हैं, ठीक है। इसने 3 कंडीशन बताया किसी भी एक फंक्शन के बारे में। बोला है कि अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल a से b पर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अगर एक फंक्शन f(x) कंटीन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल a से b पे, डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल a से b पे, क्लोज पे नहीं ओपन पे, ठीक है। ओपन होने से भी हुआ, ठीक है। और साथों साथ थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि a पे जो फंक्शनल वैल्यू है और b पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। समझ आ रहा है मेरी बात? a पे जो फंक्शन का वैल्यू है और b पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो कंडीशंस ऑफ रोलीस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद इन तीनों कंडीशन के ऊपर बेस करके उन्होंने एक रिजल्ट बताया। वो क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x बराबर c which belongs to that interval a comma b such that f dash c is equal to 0। मतलब अगर ऐसे हो जाता है तो उस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज टेंजेंट अगर उस पॉइंट में खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है, आप जानते हैं। तो ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं इंटरप्रेट क्या करने का कोशिश कर रहा है। मैंने कोई भी एक फंक्शन मान लिया इन द इंटरवल a से लेकर के b तक, जो कि आपका कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। मान लो ऐसे कोई भी एक फंक्शन मान लिया जो कि a से b पे कंटीन्यूअस भी है और a से b पे डिफरेंशिएबल भी है, पूरा डिफरेंशिएबल है। ये पॉइंट मान लो f ऑफ a हो जाएगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, f ऑफ a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, f ऑफ b। सही है? तो अब क्लियरली देखो कि अगर a से b इस पूरा इंटरवल में फंक्शन पूरा कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, किसी भी जगह पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये a से b पे पूरा कंटीन्यूअस भी है और a से b पे पूरा डिफरेंशिएबल भी है और f ऑफ a और f ऑफ b दोनों बराबर भी है सेम लेवल में, देखो f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो दोनों बराबर भी है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो f ऑफ a और f ऑफ b दोनों के दोनों अगर सेम हो जाता है तो इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x बराबर c, जहां पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दैट इज c, f ऑफ c जो कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 दिखा रहा है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये है आपके रोलीस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां तक, है ना, कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है इन दैट इंटरवल, डिफरेंशिएबल है इन दैट इंटरवल और एक्सट्रीम वैल्यूज पे अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा जहां पे क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। दैट इज डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिखाएगा? 0 दिखाएगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो वही चीज अपने को ध्यान से समझना होता है। क्लियर? अभी बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर f ऑफ a और f ऑफ b अगर इक्वल ना हो करके सीन को अगर कुछ इस तरीके से मैं क्रिएट करूं
तो भी तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है ना जहां पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। हाँ आ सकता है, बट क्या ये हमेशा बोल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है तो सीन ऐसे भी तो बन सकता है। क्या इस जगह से इस जगह के बीच में आपको कहीं पे दिख रहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इस केस में अपन हमेशा नहीं बोल सकते कि ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो जाए तो ये कंफर्म है कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल होना है तो ग्राफ को टर्न करना ही होगा, और अगर ग्राफ को टर्न करना है तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आपको मिल ही जाएगा जहां पे, क्योंकि अगर दोनों को अनइक्वल होना है तो दोनों एफ ऑफ बी जो है वो कहीं पे भी रुक सकता है, यहां पे भी रुक सकता है, यहां पे भी रुक सकता है ना भाई, क्या दिक्कत है? यहां पे भी तो रुक सकता है, बी तो यहां पे भी खत्म हो सकता है। इस इंटरवल में तो फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अनइक्वल है, तो क्या दिक्कत है? बट दिक्कत क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि हमेशा जो ऐसे होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इस केस में एग्जांपल देख रहे हो तो बोल रहे हो कि हो जाएगा, मैं अगर इसका बात करूं तो आप बोलोगे नहीं होगा। बट अगर मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो हर केस में होगा, ये कंफर्म है, ये तय है। क्यों? क्योंकि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाता है तो ग्राफ को तो टर्न करना ही होगा ना। अगर इस लेवल तक उसको वापस अचीव करना है उसी लेवल को, तो उसको ग्राफ को तो टर्न करना ही होगा, और जिस वक्त टर्न करेगा उसी वक्त उसके साथ जो घटना घटेगा। समझ में आ रहा है ना? एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस का, दैट इज डेरिवेटिव उस जगह पे जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? स्लोप जीरो हो रहा है। क्लियर है? तो यही आपका रॉलिस थ्योरम, बट ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लेवल तक है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट रॉलिस थ्योरम, स्ट्रेट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकता है। एक और मीन वैल्यू थ्योरम होता है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, वो आपके सिलेबस में नहीं है बेसिकली, तो उसमें अपन बातचीत नहीं करेंगे। तो सिर्फ रॉलिस और लैग्रेंज की अगर मैं बात करूं तो वो मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब आप समझ जाना कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ही बातचीत चल रहा है। तो अगर मैं इसका बात करूं तो डिटेल में आप वही समझ सकते हो कि नहीं सर यहाँ पे लगभग लगभग अपने को तो वही चीज दिख रहा है कि जो सीन है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि अगर फंक्शन ए से बी पे कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और फंक्शनल वैल्यू ए और बी पे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ए और बी पे अगर फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं होता है तो भी ऐसा चांस बन सकता है कि डेरिवेटिव जीरो हो जाए इस इंटरवल में किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने इस ग्राफ में बताया। यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, याद रखना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाई एक्सिस पे सेम नहीं है, बट स्टिल एक ऐसा पॉइंट एक मिल रहा है जहां पे डेरिवेटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। बट हमेशा नहीं होगा ना, स्टेट तो नहीं कर पाऊंगा ना कि हमेशा होगा बोल करके, बट रॉलिस ने जो स्टेट किया वो बिल्कुल हमेशा होगा। उसने बोला है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो जाता है तो ये गारंटेड है कि एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। बट अगर मैं बोलता हूं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अनइक्वल होता है तो अब ये नहीं बोलोगे कि गारंटेड है कि एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा सीन भी बन सकता है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये एक पॉइंट गया। अभी आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जो एक्सरसाइज 1 में लिमिटेड क्वेश्चन है वही आप कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना? वहीं से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है 4 मार्क का इस पार्ट से, और एओडी पार्ट 4 से, और मिल ही जाएगा। एनसीईआरटी में ये सब वो डेरिवेटिव के साथ घुसा है। ठीक है, बट अपन डीप में स्टडी करेंगे तो इसको डेरिवेटिव के साथ अपन पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अपने को मोनोटोनिसिटी के बाद ही इसको स्टडी करना होगा। ठीक है, अगर मन चाहे तो ओरिजिनली इंटीग्रेशन के बाद ही पढ़ना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट खैर पढ़ा देता हूँ एक सबको, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता देंगे जहां पे जो जरूरत होगा, बट खैर आप ध्यान से समझो बात को। समझ आ रहा है ना मेरी बात? ध्यान से आप समझो कि रॉलिस थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है। अभी इस थ्योरम के ऊपर बेस करके मैं बहुत सारे रिजल्ट निकालूंगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे रिजल्ट निकालूंगा मैं, उसको आपको डीप में समझना पड़ेगा। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है अभी जो भी बात करूँ। उससे पहले मैं एक बार आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बता देता हूं क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्ट्रेट रॉलिस थ्योरम, और कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन 2+2 4 मार्क, या फिर आपको दे देगा कि स्ट्रेट रॉलिस थ्योरम और एक फंक्शन देकर के बोलेगा वेरीफाई रॉलिस थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। ठीक है ना? कैसे होगा क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो ऐसा ही है, तो इसका स्टेटमेंट और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2+2 4 मार्क ये आ ही जाता है हमेशा लगभग। ठीक है ना? हर साल आपको पूछे ही जाएगा, हर साल पूछा जाएगा आपको, ध्यान से। पिछले तो 4-5 साल से पूछ ही रहा है। समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट लिखा गया है
वही आप लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या बोल सकते हो क्या ऐसा क्या एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि एग्जैक्टली वन पॉइंट या एटमोस्ट वन पॉइंट या फिर एटलीस्ट वन पॉइंट का आंसर होगा एटलीस्ट वन पॉइंट। कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों? अगर मैं कर्व को ऐसे बना देता हूं और इंटरवल में यहां से खींचता हूं यहां तक, ये b है, तो a से b के बीच में फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल भी है। तो ऐसा कितना पॉइंट मिल रहा है? यहां पे एक पॉइंट मिल रहा है ऐसा c1, यहां पे एक पॉइंट मिल रहा है ऐसा c2, यहां पे एक और मिल रहा है c3, 3 पॉइंट मिल रहा है। और अगर आप टर्निंग लेते जाओगे तो और मिलता जाएगा, नहीं? तो आप क्या बोल सकते हो एग्जैक्टली देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x इक्वल टू c, मतलब यहां पे और प्रिसाइज हो जाता अगर इसको मैं एटलीस्ट बोल देता। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? कम से कम एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है? चलो, तो दिस इज योर रॉलीज थ्योरम स्टेटमेंट। आपको ऐसे लिखना होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये डायग्राम के साथ आपको थोड़ा सा अंग्रेजी लिखना है, जो भी आप समझे हो उसी चीज को इंग्लिश में लिख देना है। तो 2 + 2 मार्क 4 मार्क आ जाता है, या फिर स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जो कराऊंगा अभी आप देखो। पहले थियरी को डिटेल में डेप्थ में कवर कर लेते। तो ये हो गया, आप शीट में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे हैंडराइटिंग से लिखा गया है, अब देख लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आएगा पहले ही बता रहा हूं। स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। साथ में प्रूफ भी देके दिया है मैंने। प्रूफ अभी कोई भी बच्चा एक बार कांस्टेंट फंक्शन मान के और एक बार कोई ऐसा फंक्शन मान ले कि जो आइडियल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो दोनों, ठीक है ना? तो एक बार एक कांस्टेंट फंक्शन मान के केस 1 में प्रूफ कर देंगे, एक बार कोई वेरिएबल फंक्शन लेकर के अपन प्रूफ कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? जो एक्स के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो प्रूफ आप देख लीजिए, अगर समझ नहीं आता तो मेरे को पूछ लेना। वैसे आपका प्रूफ जो है वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी आप अगर चीजों को पढ़ रहे हो तो कंप्लीट चीजों को पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है? तो प्रूफ मैं और नहीं बता रहा हूं, प्रूफ आप देख लीजिएगा, ऐसे ही अपना आप देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है ना? चलो बाद में समय मिले बता दूंगा, पहले मैं मुद्दे का चीज बात कर लेता हूं, ठीक है? ये हो गया अपना रॉलीज थ्योरम, ठीक है? आगे आता है हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको LMVT बोलते हैं, ठीक है ना? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी आप समझ जाना कि लैग्रांजेस का ही बात चल रहा है, क्योंकि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये क्या स्टेट करता है? ये सेम दो कंडीशन देता है जो रॉलीज का कंडीशन है, ठीक है ना? कि fx कंटीन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड fx डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल a, b। ये उनका लैग्रांज का दो कंडीशन है। तीसरा कंडीशन नहीं है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ये वाला कंडीशन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला है कि हमें फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं चाहिए। अगर फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं चाहिए तो इनका कर्व मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूं, ठीक है ना? ये मान लो a पे f ऑफ a है, और ये मान लो कोई भी पॉइंट b पे f ऑफ b। तो अगर ऐसा होता है, दैट इज अगर f ऑफ a और f ऑफ b अगर इक्वल हो गया तब तो वो रॉलीज थ्योरम हो जाएगा, है ना? कोई पॉइंट इस इंटरवल में मिल जाएगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा। अगर मैं बोलता हूं कि f ऑफ a और f ऑफ b अनइक्वल है, दैट इज जो आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तब बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, जहां पे डेरिवेटिव किसी क्वांटिटी के इक्वल होगा। मतलब प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो टेंजेंट लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट के पैरेलल हो जाएगा। प्रिसाइसली बना नहीं पाया मैं, आप और ध्यान से देख लीजिएगा, ये रहा, ठीक है ना? तो एक ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा, C, f ऑफ C कोऑर्डिनेट के ऊपर, जहां पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो AB के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x is equal to C such that f dash C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a।
दैट इज ज्योमेट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, स्लोप एट पॉइंट C comma f of c is equal to the slope of line joining a comma f of a and b comma f of b। समझ आ रहा है मेरी बात? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग a comma f of a and b comma f of b, ठीक है ना। तो अगर मैं A और B को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाता हूं, स्लोप ज्वाइनिंग लाइन नहीं लिखो कॉर्ड, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रहा है उसके स्लोप के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, उसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा, दैट इज लाइंस पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? तो ये है। अभी आप मैंने एटलीस्ट क्यों बोला, क्योंकि देखो ऐसे भी तो सीन हो सकता है ना, मैं नीचे ही दिखा रहा हूं, भले मान लो ऐसे भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। देखो ना, इसके पैरेलल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ये तीनों पॉइंट C1, C2, C3, इन तीनों पॉइंट में जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होगा ना, क्योंकि पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एटलीस्ट वन पॉइंट लिखना होता है, ठीक है ना। एटलीस्ट का सिग्निफिकेंस समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड्स के लिए जरूरी नहीं है, बोर्ड्स के लिए तो रट लोगे तो काम चल जाएगा, जो क्वेश्चन दूंगा वही कर लोगे, एज इट इज आ जाएगा, छाप दोगे, नंबर मिल जाएगा, खुश हो जाओगे। नहीं, आप भी खुश, पेरेंट्स खुश, दुनिया खुश, मास्टर खुश, सब खुश, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से समझना चाहता हूं तो यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड का सिग्निफिकेंस सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एटलीस्ट वर्ड जो है वो हमें क्या बता रहा है। चलो यहां तक बातचीत हुआ, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका भी वही हो जाएगा, ठीक है ना, कि स्लोप एट एनी पॉइंट इन द इंटरवल a comma b is equal to the slope of the chord joining the two extreme point a comma f of a and b comma f of b। नाम दे देना कैपिटल A और कैपिटल B। ये सब कुछ लिखा गया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो आप समझ गए कि रॉलिस पे ये दोनों कंडीशन दोनों जगह पे कॉमन है। थर्ड कंडीशन रॉलिस पे है f of a इक्वल टू f of b, और लैग्रेंज पे थर्ड कंडीशन कुछ नहीं है, f of a इक्वल टू f of b नहीं है। मतलब मान लो कि दोनों अनइक्वल है, समझ में आ रहा है ना, ऑब्वियसली दोनों अनइक्वल है। अगर इक्वल हो जाता तब तो ये रॉलिस थ्योरम आ जाएगा, है ना। चलो बोलिए सर, अगर इक्वल होता है तब क्या ये पॉसिबल है कि f(c) इज इक्वल टू fb माइनस f by b माइनस a? सोचते हैं, बहुत कुछ सोचने का चीज है। अगर मैं सोचते जाऊं ना, मैं अगला 2 घंटा खत्म कर दूंगा सिर्फ आपका साथ इस टॉपिक पे बात करते करते। इतने घुमा फिरा के आपको पूछ सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। बट उतना बातचीत नहीं करूंगा कि ज्यादा बातचीत करने के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप भले पहले सोचो खुद से, आप सोच करके कुछ इन्वेंट कर पाते हो, मेरे साथ डिस्कस करो कॉल करके, ठीक है। देन अगर आप प्रोसीड कर रहे हो तो अपन जाएंगे, अदरवाइज उतना ही बोलेंगे जितना पूरा भारत में बोला जाता है। ज्यादा ज्ञान बांट के कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि क्या बोलने वाला था। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर f of a और f of b इक्वल हो जाता है तो क्या ये पॉसिबल है? अगर f of a और f of b को इक्वल होना है तो इसको नीचे आना पड़ेगा, और अगर इसको यहाँ पे आना है तो ये कॉर्ड जो बन जाएगा ना, ये कॉर्ड तो इसके पैरेलल बन जाएगा ना। अब जानते हो ना, f of a और f of b अगर इक्वल हो गया तो ये स्लोप तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि सर रॉलिस थ्योरम लग रहा है कि इसका कुछ पार्ट है ना, क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि ये अभी वास्तव में ये किसी का पार्ट है? बीटेक में जाकर पढ़ोगे टेलर्स थ्योरम, ठीक है ना। टेलर्स थ्योरम ये है, ये जनाब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। इन्होंने सारी चीज को जनरलाइज किया है ना। अगर समय है आपके पास इंटरनेट पर सर्च करके पढ़िए या फिर मेरे को बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, बट ऑफिशियली क्लास में नहीं पढ़ा। तो टेलर सीरीज का एक पार्ट है लैग्रेंज मीन। भले मीन वैल्यू थ्योरम पहले लैग्रेंज ही नहीं दिया था, बट उसके बाद टेलर ने उसको जनरलाइज किया। समझ में आ रहा है? जनरलाइज किया उसको। तो जनरलाइज टेलर थ्योरम होता है जो आपको बहुत जगह पे हेल्प करता है ना। ये जो sin x cos x सारे जो अपन ने लिमिट में एक्सपांशन पढ़ रखे वो आता कहां से? यहीं से तो आता है। टेलर ने दिया, लैग्रेंज ने पहले दिया, उसी को जनरलाइज किया टेलर ने। उसी टेलर का थ्योरम को मैक्लॉरिन ने थोड़ा सा अपना नॉलेज लगा करके एक मैक्लॉरिन सीरीज बना दी, जिसके थ्रू अपन सारी चीज प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सीरीज एक्सपांशन जितने भी होते हैं, बट खैर उसमें अपन नहीं जा रहे।
टॉपिक पे बात करते हैं। मुद्दे का चीज है कि सर अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो जाता है तो एफ से जीरो हो जाएगा ना, तो ये रॉलिस थ्योरम बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज है। और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए अगर इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कॉल्ड ज्वाइनिंग ए और बी पॉइंट के इक्वल है ना, स्लोप इक्वल होगा। तो वही चीज आप समझ सकते हो, ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड लोरिस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे तो अपन ने बातचीत कर लिया, तो क्या आपने को सबसे पहले बोर्ड्स के लिए ध्यान देना है, समझना तो समझ में तो आना ही चाहिए पहले, है ना। अंडरस्टैंडिंग तो सबसे पहले होना ही चाहिए, ये पहली पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और प्रूफ अगर रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर कभी रेलेवेंट सवाल कुछ पूछ लिया जाए तो आप बच जाओगे, बाकी दुनिया भरे फंसे आप बच जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो प्रूफ भी याद रख लीजिएगा, सिंपल ही है, मैं बता दूंगा। चलो, तो ये अच्छे से लिखना आना चाहिए, जैसे शीट में लिख करके दिया डायग्राम के साथ एज इट इज लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। अदरवाइज गड़बड़ करेगा थोड़ा बहुत तो मार्क्स डिडक्ट होगा, पहले बता रहा। जो चीज समझ में आया वही चीज उतार देना है, बस इंग्लिश में उतारना। अपन ने हिंदी में समझाया, आप इंग्लिश में लिख दोगे उसको। समझ में आ रहा है ना? पढ़ के देख लीजिएगा ना शीट में, सारी चीज एज इट इज डिटेल में लिखा गया। तो यहां तक हो गया बातचीत। अभी हम चलेंगे हमारा मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमें फील दिलाएगा। फील, ये सब तो स्टेटमेंट्स है, ये सब पढ़ के तो ज्यादा फील नहीं आता है। हाँ ठीक है, रॉलिस है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, स्टेटमेंट है, समझ आ गया है, लेकिन सब चीज था, इतना कुछ सोचने वाला चीज नहीं था। अभी जो चीज बताने वाले हैं उसमें दमसम है बहुत, ठीक है ना। एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करें, एप्लीकेशन ऑफ रॉलिस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रॉलिस थ्योरम, ये बड़ा तगड़ा पॉइंट है, ठीक है। यहां पे बहुत चीज बातचीत होगा, और ये मैं पहले बता के दे रहा हूं आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बट बच्चे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो भले ही आप आईटी का एग्जाम में फोकस नहीं कर रहे, बट एक बार समझ के रखो। ये सब समझ के जब रखोगे ना, तो अगर बोर्ड्स में कभी भी 1 मार्क का इधर उधर का उल्टा सीधा अनावश्यक क्वेश्चन पूछ भी लेता है ना, तो भी आप जवाब देने में काबिल रहोगे। बट अगर तुरंत आप वीडियो को स्किप मार के जाओगे ना, तो अगर आपका किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, है ना, आप जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ किस्मत हो जाओगे, नहीं है ना। किस्मत अगर अच्छा होगा तो आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा, किस्मत अगर बुरा हो जाएगा तो आपका जो है वो आप फंसोगे पूरे तरीके से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को वैलिड मत रखो जिंदगी में, ठीक है। ये जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। आप तो कम से कम सवाल भले एक्सरसाइज 3 ना करो, पर थ्योरी पे तो फोकस करो। क्या पता उस थ्योरी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कोई 1 मार्क का क्वेश्चन 100 मार्क आसान देगा, क्या गारंटी 1 मार्क का कोई क्वेश्चन तो पूछ भी सकता है, भले पूछेगा नहीं उसका पूरा गारंटी है, बट पूछ अगर देता है तो क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे क्या? छोड़ना तो बहुत आसान काम है, बट आंसर करने मुश्किल बात है, ठीक है ना। तो ध्यान से थोड़ा पढ़ लो, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में समझा दूंगा, तो 10-15 मिनट देख लोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। और अगर ज्यादा ही समय का कमी है आपके अंदर, छोड़ दो, वो तो आपका जानो, आप जानो अपना जिंदगी। चलो, तो मैं देख लेता हूं शीट में क्या क्या है आपका। पहला नोट में देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अच्छा, सबसे पहला रॉलिस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे जो एफ फंक्शन का बात कर रहा हूँ वो कंटीन्यूअस है इन द इंटरवल a, b और डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल a, b ओपन। अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि लिखा गया है कि f(x = 0), f(x = 0) इस इक्वेशन का कितना रियल रूट्स है? n रियल रूट्स। कितना रियल रूट्स है? n रियल रूट्स। ये बोल रहा है ना, हाँ। देन f(x = 0) जो है उसका क्या बोल रहा है? एटलीस्ट n-1 रियल रूट होना ही पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है कि f(x = 0) का अगर n रियल रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स नहीं, मैं सिर्फ रियल रूट्स का बात कर रहा हूं, इमेजिनरी रूट का बात नहीं कर रहा हूं। अगर f(x = 0) का n रियल रूट्स होता है तो f(x = 0) का कम से कम n-1 रियल रूट तो होना ही पड़ेगा। बोले सर क्यों, कैसे, समझा के दो जरा। देखो अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। एक फंक्शन बना रहा हूं,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट, ये सबको फील करना पड़ेगा अंदर से। अभी वो वक्त है जब आपको फील करना है। ये जो मैंने कर्व बनाया था, ठीक है ना, एफ एक्स, मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट कौन कौन है? ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है ना। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट कौन है? क्या इस कर्व को आप देख के बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अगर ये एफ एक्स का कर्व है, ये सब देखो, ये सब देख करके सीखना पड़ेगा कि अगर ये एफ एक्स का कर्व है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का, एफ एक्स का तो दो रियल रूट है, क्लियरली दिख रहा है ना, डाउनवर्ड पैराबोला समथिंग शेप में है, तो ये ए और बी पे कट मार रहा है एक्स एक्सिस को, तो रियल रूट तो होगा ही ए और बी, है ना, बिकॉज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो इक्वल होगा ही होगा, तो ये दोनों तो रियल रूट है ही है। बट मेरा सवाल है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कोई रूट है या नहीं? रियल रूट, इमेजिनरी रूट का बात नहीं कर रहा। तो देखो, जहां पे ग्राफ टर्न लेगा, क्या बोला, जहां पे ग्राफ टर्न लेगा, वो पॉइंट, जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे ग्राफ अपने आप को टर्न करा रहा है, उस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी आपको क्या मिल रहा है? 0। और अगर एफ डैश सी अगर 0 है तो मैं x इक्वल टू सी को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन का एक रूट बोल सकता हूं, जो कि एक रियल रूट होगा, जो कि रियल नंबर लाइन पे है। समझ में आ रहा है ना? तो जितनी जगह पे टर्न मिलेगा, आप समझ जाना कि ये सारे के सारे किसका रूट है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट। ग्राफ में जितनी जगह पे आप देखोगे कि ग्राफ का कनकेविटी चेंज हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स आप क्या समझ जाओगे? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट है। समझ में आ रहा है ना? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन बनेगा, उसका रूट हो जाएगा जहां पे कनकेविटी आ गया। दैट इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। वो सब बाद में अगले पार्ट में बात करेंगे, अभी के लिए सिर्फ एफ डैश तक सीमित रखेंगे, ठीक है ना। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, जहां पे बच्चे कंफर्ट जोन में एकदम बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना, उनको बड़ा कंफ्यूजन आता है। बट एक बार मेरे साथ 1 घंटा मेहनत करके सोच के रख दो कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के, बस उसके बाद कभी भी गड़बड़ लगे उस नोट्स को देख लो। बट सोचना एक बार ही है, याद रखना, उसके बाद रिवीजन करना। तो कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट जो है, वो ज्योमेट्रिकली हम क्या मीन करते हैं वो आप समझ गए कि भाई जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है, वो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट होगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू c वी कैन स्टेट दैट एफ डैश c इज इक्वल टू 0, which implies x equal to c must be a root of the equation f dash x बराबर 0। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? तो वही चीज है। अभी जरा ध्यान से इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो, बोलता है कि f(x) बराबर 0 का n रियल रूट्स है, तो f dash x बराबर 0 का n-1 रियल रूट होगा। तो कहानी में क्या है समझना होगा। अच्छा, देखते, समझने के लिए थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते तो समझाते आपको, आप खुद से भी सोचिएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह चेक करने का जरूरत आएगा ना, तो एक ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर में, वो डाउनलोड कर लेना, ग्राफर, ठीक है ना। क्लास में होता तो मैं दिखा के आपको कराता, ये चैप्टर को सॉफ्टवेयर के साथ में पढ़ाता हूँ, बट अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको, है ना, मेरे पास प्रोजेक्टर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ग्राफ वगैरह प्लॉट भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। अगर खुद का ग्राफ के साथ आपको चेक करना है एग्जैक्टली, तो प्लॉट कर सकते हो, बट प्रेफर करूंगा कि कभी आप रिसर्च कर रहे हो इस टॉपिक पे तो भी जाकर के करोगे। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन को सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हो, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट मैं और डीप नॉलेज के लिए ये चीज यूज करता हूँ, बट फिर भी ठीक नहीं है ना। अगर आप अपने दिमाग से सोच पाते हो तो बिल्कुल सोचो, और वही से सोचना एग्जैक्टली। मैं बोल रहा हूँ कि कभी चेकिंग के लिए अगर जरूरत होता है कि मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, आपको चेक करना है, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या बातचीत कर रहे थे भाई? हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 0 का n रियल रूट है। एक ग्राफ बनाता हूं, देख, मान ले ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना रूट है? 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, 5 रूट। ध्यान से देखना, फोटो को ध्यान से देखना, और सुंदर से बनाते नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, मान लीजिए। तो 2 ग्राफ बनाएंगे और डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देंगे चीजों को, क्यों यहाँ पे एटलीस्ट लिखा गया। एटलीस्ट को अगर मैं समझा नहीं पाया तो सब मेहनत बेकार है। ये देखो,
ये मान लो A है, ये B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E। दैट इज 5 रियल रूट दिख रहा है किसका? fx बराबर 0 का। कितना रियल रूट? 5 रियल रूट्स। तो अगर इनका 5 रियल रूट है तो f डैश x इक्वल टू 0 का कितना रियल रूट होगा? जरा सोचो जरा ध्यान से। मैंने बोला था क्या, जहां पे टर्न कर रहा है उस जगह पे f डैश का एक रियल रूट मिलेगा। रियल रूट, नॉट इमेजिनरी, रियल रूट मिलेगा। अगर टर्न कर रहा है तो वो रियल होगा, अगर टर्न कर ही नहीं रहा है तब वो इमेजिनरी हो सकता है। मैं दिखाऊंगा सारी चीज। जैसे यहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है ना, तो ये अल्फा एक रूट मिल गया f डैश x इक्वल टू 0 का। ये 5 कौन कौन है? ए बी सी डी ई है मान लो, ठीक। यहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है, यहां पे मिल रहा है, यहां पे ले रहा है, यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, बीटा गामा डेल्टा। तो ये f डैश x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है ना, इसका कितना रियल रूट आ गया? 4 रियल रूट्स आ गए, ठीक है ना। 4 से कम नहीं हो सकता है दोस्त, 4 से कम नहीं हो सकता, ये बात समझना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट 4 क्यों बोला? अगर यहां पे 5 है तो फॉर्मूला बोलता है 5 माइनस 1 रियल रूट्स, दैट इज 4 रियल रूट्स होगा। एटलीस्ट 4 से कम क्यों नहीं हो सकता है? सोचो ना, क्योंकि अगर यहां पे ग्राफ 0 हो रहा है, fx इक्वल टू 0 का 5 रियल रूट, उसका मतलब क्या है कि fx का ग्राफ x एक्सिस को 5 बार कट मार के जाएगा। अगर fx का ग्राफ x एक्सिस को 5 बार कट मारता है तो मान लो एक बार कट मार, वापस कट मारने के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो एक रूट मिल गया ना जनाब, किसका? f डैश बराबर 0 का। ये देख, एक रूट मिल गया। वापस एक, अभी कितना रूट हुआ? fx इक्वल टू 0 का कितना रूट हुआ? 2 रूट। एक और अगर रूट चाहिए fx इक्वल टू 0 को तो एक और बार टर्न मारना पड़ेगा। तो जैसे वो एक और बार टर्न करेगा तो f डैश इक्वल टू 0 का एक रूट मिल गया। फिर एक और बार उसको टर्न मारना पड़ेगा तो f डैश x इक्वल टू 0 का एक और मिल गया। फिर एक और बार टर्न मारेगा तभी तो जाकर के fx इक्वल टू 0 का 5 रियल रूट होगा। और अगर उस प्रोसेस को वो कंटिन्यू रखता है, 5 रियल रूट अगर उसको चाहिए, उसके बाद वो डिक्रीज कर लिया, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर 5 रियल रूट fx इक्वल टू 0 का होता है तो ये कंफर्म है कि f डैश बराबर 0 का एटलीस्ट 4 तो होना ही है, एटलीस्ट 4 तो होना ही है। मैं सिर्फ रियल रूट्स का बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ रियल रूट्स का बात कर रहा हूं, बोल के दे रहा हूं। इमेजिनरी के बारे में नहीं सोचना है, मैं सिर्फ रियल रूट्स का बात कर रहा हूं। अबे टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो कोई भी बता देगा, जितना हाईएस्ट डिग्री उतना टोटल नंबर ऑफ रूट्स। यहां पे सवाल थोड़ी ना पूछेंगे, तो बच्चा भी बोल देगा भाई पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना है उतना रियल टोटल नंबर ऑफ रूट्स है, उसमें रियल कितना है वो बताओ, तब समझेंगे कैलकुलस आता है। नहीं समझ आ रहा है क्या मेरी बात? तो fx इक्वल टू 0 का अगर n रियल रूट्स होता है तो जनाब उसको 5 बार तो कट मारना पड़ेगा, और 5 बार कट मारने के चक्कर में इसको 4 बार कम से कम टर्न करना ही पड़ेगा। 3 बार टर्न करके 5 रियल रूट पॉसिबल है क्या? बना के दिखा सकता है ग्राफ तो दिखा दे। अगर 3 बार मैं टर्न करता हूं, मान लो एक बार टर्न किया है ना, एक और बार टर्न किया, एक और बार टर्न किया, समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 4 रियल रूट आया, और कोई रियल रूट आएगा? नहीं आएगा। अगर एक और रियल रूट चाहिए तो एक और बार टर्न करना पड़ेगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? वही चीज है, क्लियर पक्का? तो यहां तक हमें समझ में आया कि अगर fx इक्वल 2 पॉइंट है, यहां पे 2 पॉइंट, एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा कि n-1 से कम क्यों नहीं हो सकता। क्या पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सोच कर रखना। मैं 2 पॉइंट पे बातचीत कर रहा हूं। एक पॉइंट n-1 से कम क्यों नहीं हो सकता, n-1 से कम क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है? ये एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो अभी मैंने बोला आपको। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करूंगा वो ये है कि एटलीस्ट क्यों लिखा सर, एटलीस्ट क्यों लिखा? एटलीस्ट अगर लिखा इसका मतलब n-1 से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट अगर लिखा मतलब इसका मतलब कि n-1 से ज्यादा भी हो सकता है, इसका भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। हाँ, इसका भी पॉसिबिलिटी बनेगा। बोलो कैसे सर? n-1 fx का n रियल रूट्स, तो f डैश का क्या n से ज्यादा हो सकता है रियल रूट्स? हाँ हो सकता है। बोले सर ये क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आ रहा, ये तो दिमाग आपने पूरा पलट रखे हो, नहीं आ रहा है? ये बड़ा गजब का चीज बोले सर, fx का n रियल रूट्स तो f डैश का n से ज्यादा रियल रूट्स, हाँ पॉसिबल हो सकता है, बट टोटल नंबर ऑफ रूट्स कभी भी fx का f डैश से कम नहीं हो सकता।
समझ में आ रहा है ना? टोटल नंबर ऑफ रूट्स एफ डैश का जितना होगा उससे एक ज्यादा ही होगा एफ एक्स का। टोटल नंबर ऑफ रूट्स का बात कर रहा हूं। 5 डिग्री पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करने से बाई क्वाड्रेटिक तो मिलता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स एफ डैश का अगर 4 है तो एफ एक्स का 5 ही होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ रूट्स एफ डैश का n है तो एफ एक्स का n+1 ही होगा। समझ में आ रहा है? बट आप अभी सोच रहे हो रियल रूट्स के बारे में, टोटल रूट्स के बारे में नहीं। तो एटलीस्ट वाले को एक्सप्लेन करते दिखा रहा हूं एग्जांपल, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं फॉर्मूला रटा के जा सकता था आराम से, ठीक है, बट अगर फॉर्मूला रटोगे तो कोई दिमाग डेवलप नहीं होगा। सोचने से जो मजा आता है वो बाकी जगह पे थोड़ा ना मिलता है। ये देखिए एक ग्राफ बना देता हूं। दिखा क्या? दिख रहा है क्या? तो ज्यादा बड़ा होगा, पीछे चला गया ग्राफ नहीं, और थोड़ा उसको पास लेकर के आ जाते नहीं। इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिएगा, सीन देख जरा। एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना रियल रूट? 5 ही है। एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना रियल रूट? 5 ही है ना। एफ एक्स इक्वल टू 0 का रियल रूट कितना आ रहा है? 5 रियल रूट ही आ रहा है। बट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कितना रियल रूट आ रहा है? आप बोलोगे अच्छा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रियल रूट चाहते हो ना आप, मतलब आप वो करो, टर्निंग देखो कितना आ रहा है। तो ये देखिए एक टर्निंग, यहाँ पे एक अल्फा 1 मिला, ये देखिए एक और टर्निंग अल्फा 2 मिला, ये देखिए एक और टर्निंग अल्फा 3 मिला, ये देखिए एक और टर्निंग अल्फा 4 मिला, ये देखिए एक और टर्निंग अल्फा 5 मिला, ये देखिए एक और टर्निंग अल्फा 6 मिला, ये देख अल्फा 7, ये देख अल्फा 8। तो कितना मिला? 8 रियल रूट्स। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अरे भाई अगर मैं उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाके तो कितना बार भी घुमाता रहूं तो एफ डैश का रूट मिलता जाएगा ना। मिलेगा नहीं मिलेगा एफ डैश का रूट? हाँ मिलेगा। बट एफ एक्स का नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है वो एफ डैश का नंबर ऑफ रियल रूट से कम हो सकता है। ये इस एग्जांपल से पता चलता है। बिकॉज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रियल रूट मतलब टर्निंग, तो वो उससे कम हो सकता है, जो मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिखाया। बट मान लो इसका 8 हो गया ना, तो एफ डैश का अगर 8 रियल रूट हो जाता है और कोई इमेजिनरी रूट नहीं है, मान लो समझा रहा हूं और कोई इमेजिनरी रूट नहीं है, तो एफ एक्स का 8 रियल रूट है और कोई इमेजिनरी रूट नहीं है, मैं बोल के दे रहा हूं मान लो, तो एफ डैश का टोटल रूट कितना हो गया? 8 ही हो गया ना। एफ डैश का अगर टोटल रूट 8 हो जाता है तो एफ एक्स का टोटल रूट कितना होगा? 8 से 1 ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से तो 1 डिग्री कम होता है। मैं टोटल रूट का बात कर रहा हूं, मैं रियल रूट का नहीं। एफ डैश का मान लो 8 रियल रूट, ये सीन आया तो अभी मैं मान लेता हूं यहां पे इमेजिनरी रूट एफ डैश के लिए 0 है। एफ डैश के लिए इमेजिनरी रूट क्या है? 0 है। तो एफ डैश का टोटल रूट कितना आ गया? टोटल रूट कितना हो जाएगा एफ डैश का? 8 हो जाएगा ना। एफ डैश का टोटल रूट 8 हो जाएगा। अगर भाई एफ डैश का टोटल रूट 8 हो गया तो एफ एक्स का टोटल रूट कितना हो जाएगा? टोटल रूट ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? 8 से ज्यादा ही होगा ना। कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा, 9 होगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करके तो एफ डैश मिला था ना, तो डिग्री तो एक ही बार रिड्यूस हुआ था, रूट में तो एक ही लॉस होगा। एफ डैश का अगर n रियल रूट है तो एफ एक्स का n+1 ही, सॉरी रियल क्या बोल रहा हूं, एफ एक्स का एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका अगर टोटल नंबर ऑफ रूट्स n है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? n+1 होगा। तो आप बोलोगे यहां पे तो 5 रियल मिला, मतलब बाकी का 4 के 4 इमेजिनरी है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? बस टोटल नंबर ऑफ रूट्स कभी भी एफ एक्स का एफ डैश से कम नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ रूट्स हमेशा एफ डैश का जितना है उससे 1 ज्यादा ही होगा एफ एक्स का। बट अगर मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स का बात करूं, नंबर ऑफ रियल रूट्स का अगर मैं बात करूं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई एफ एक्स का अगर 5 रियल रूट है तो एफ डैश गड़बड़ कर सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है उसका रियल रूट। ठीक है ना? इसीलिए यहां पे लिखा जाता है, देखो है ना, सिर्फ बुक पढ़ के जो काम नहीं चलता, इसीलिए बोल रहा हूं, है ना। सारे बुक्स में तो मिलेगा भी नहीं है सब, है ना, कुछ ही अच्छी किताब में आपको मिलेगा, बट सिर्फ ये आपको लिख करके दे देगा कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज n रियल रूट्स, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट n-1 रियल रूट। बट उसके पीछे जो ये दो एक्सप्लेनेशन है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चला एटलीस्ट n-1 क्यों? एटलीस्ट n-1 मतलब n-1 से कम नहीं हो सकता, वो पहले समझा।
और दूसरी बात क्या है कि n-1 से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट लिखा है तो हो सकता है, बट हो सकता है तो कैसे, ऐसे। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? इस चीज को ध्यान से सीखो। क्लियर है भाई? तो ये पहला नोट गया। अरे बाप, 40 मिनट यहां पे ही चला गया पढ़ा। चल अगला बोल रहा है f dash x equal to 0 has exactly m roots, then fx equal to 0 must have at most m plus 1 roots। समझ में आ रहा है ना? तो fx equal to 0 must have at most m plus 1 roots, मतलब fx equal to 0 का at max कितना होगा, जो मैंने आपको अभी बोला, m plus 1 roots। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अभी एटमोस्ट जो वो लोग बोल देते हैं, एटमोस्ट ये प्रिसाइज नहीं है, देखो ठीक है ना? हाँ एटमोस्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि बट टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो एग्जैक्टली m+1 ही होगा, है ना? एटमोस्ट बोलने का क्या जरूरत है? ऐसा कोई एग्जांपल अपन बोल सकते हैं क्या जहां पे fx जो है, मान लो f डैश का अगर एटमोस्ट बोल रहा है, एटमोस्ट m+1 रूट्स, उसका मतलब है कि m+1 से कम भी हो सकता है। अगर f डैश x इक्वल टू 0 का, ये नंबर ऑफ रियल रूट्स का बात होगा यार, ठीक है ना? नंबर ऑफ रियल रूट्स का बात होगा, यहाँ पे मिसिंग होगा, एग्जैक्टली m रियल रूट्स होगा, ठीक है? रियल रूट्स का बात होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रूट्स कभी भी एटमोस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली एग्जैक्टली m+1 ही होगा, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ रियल रूट्स है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा, दैट इज if f dash x equal to 0 has exactly m roots, then has exactly m real roots, then fx equal to 0 must have at most m+1 real roots, ठीक है ना? क्योंकि ये जो आपको समझ में आता है कि f dash x equal to 0 का अगर m रियल रूट होता है, जैसे कहां पे था, जैसे यहाँ पे मान लो जैसे इस एग्जांपल में देख लो, f dash x equal to 0 का कितना रियल रूट था, 4, तो fx equal to 0 का मैक्सिमम कितना रियल रूट हो सकता है? 4 से एक ज्यादा 5 ही तो हो सकता है ना, 5 ही तो हो सकता है, 6 रियल रूट तो पॉसिबल नहीं होगा ना? समझ में आ रहा है? अगर उसका सारे के सारे रूट रियल होना है तो मैक्सिमम 5 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना? क्लियर है? तो ये रियल रूट वाला कंसेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना? रियल वर्ड मिस हो गया नोट नंबर 2 में, वो आप एक बार करेक्ट कर लेना, मैं भी करेक्ट कर लूंगा, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये दो चीज आपका क्लियर हो गया कि आपका fx इक्वल टू 0 का अगर n रियल रूट्स होता है तो f dash x इक्वल टू 0 का एटलीस्ट n-1 रियल रूट्स होगा। यहाँ पे ये एटलीस्ट वर्ड समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और सिंपल बात, f dash x इक्वल टू 0 का अगर n-1 होता है तो fx इक्वल टू 0 का एटमोस्ट, है ना? या फिर आप ऐसे बोल दो, जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो अभी करेक्ट कर लेना, रियल होगा यहाँ पे, f dash x इक्वल टू 0 का अगर m रियल रूट्स होता है तो fx इक्वल टू 0 का एटमोस्ट m+1 हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। f dash x इक्वल टू 0 का अगर मान लो यहाँ पे देख रहे हो आप कितना, 4 रियल रूट है, तो थोड़ी ना fx इक्वल टू 0 का आपका 4 से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है? कि f dash x इक्वल टू 0 का अगर m रियल रूट्स होता है तो fx बराबर 0 का m+1 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना? या फिर उससे कम भी हो सकता है। रियल रूट्स का बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है ना? चलो, अभी अगर इसको भी अगर जस्ट इसका कन्वर्स ही अगर समझना चाहो तो आप समझ भी सकते हो, है ना? डीप में, ठीक है? कि बोल रहा है, सर ने बोला है कि f dash x इक्वल टू 0 का m है, तो fx इक्वल टू 0 का एटमोस्ट m+1 होगा, एटमोस्ट m+1 रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा, है ना? तो m अगर है f dash x इक्वल टू 0 का, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है इस एग्जांपल में, ठीक है? तो fx इक्वल टू 0 का कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। क्या 5 से ज्यादा हो सकता है क्या? 5 से ज्यादा अगर होना है तो ही तो इसको एक और बार टर्न करना पड़ेगा, तो f dash का एक और रूट आ जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा ना? 5 से ज्यादा पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर f dash का 4 आ रहा है तो f dash का अगर 4 आ रहा है मतलब इसके अलावा इधर वो इंक्रीज ही करेगा, इधर डिक्रीज करेगा, और तो कहीं पर टर्न नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टर्न कर गया तो f dash का एक और रूट आ जाएगा ना? समझ में आ रहा है? और एटमोस्ट क्यों लिखा है? बिकॉज मैक्सिमम ये है, इससे कम भी हो सकता है ना? जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो,
कि एफ डैश का कितना है, यहाँ पे 8 रूट दिख रहा है, 8 रियल रूट दिख रहा है, जहां पे एफ एक्स का 5 दिख रहा है, तो इसीलिए एटमोस्ट वर्ड यूज करते हैं। जस्ट इसका पहले वाले का कन्वर्स ही है, नोट नंबर 1 का कन्वर्स ही है नोट नंबर 2, ठीक है ना, बट ज्यादा नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अगर मैं बोलता हूं कि एफ डैश का 4 है, ठीक है ना, मतलब ये रियल नंबर ऑफ रूट है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रूट का बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ रूट आप समझ ही जाओगे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 का टोटल नंबर ऑफ रूट्स n होता है तो एफ डैश का n-1 ही होगा। एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो n-2 ही होगा, या फिर कन्वर्सली बोल सकते हो इसका अगर n-2 है तो इसका n-1 होगा, इसका n होगा। समझ में आ रहा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ रूट्स का बात कर रहे हैं, बट कंसेप्ट हमारा आता है रियल रूट्स का। रियल रूट्स वाला आपको तभी तो आपको कैलकुलस टेस्ट हो जाता है ना एक साथ, कि कितना आपको डीप में समझ में आया हो कैलकुलस, समझ आ रहा है ना, तो वही चीज है। क्लियर है, तो ध्यान से समझना ये सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू 0 का अगर टोटल रूट n है तो एफ डैश का n-1 ही होगा, या फिर एफ डैश का अगर टोटल रूट n-1 है तो एफ एक्स का n ही होगा। बट मैं अभी रियल रूट्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं। चलो अगला पॉइंट देखते क्या है। अगला पॉइंट है कि बिटवीन एवरी 2 रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देयर विल बी एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। एफ एक्स इक्वल टू 0 का कोई भी 2 रूट के बीच में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट गिरेगा ना, गिरेगा ही गिरेगा, कंफर्म है। बोले अगर नहीं गिरता है सर तो नहीं गिरता है, तो इसको इंक्रीज करना होगा या फिर डिक्रीज करना होगा कंटिन्यूअसली। इंक्रीज करके डिक्रीज कर सकता है क्या? नहीं। अगर इसको वापस बी पे कट करना है, अगर एफ एक्स का एक ही रियल रूट होता है तो भी तो ये नोट उसके लिए है ही नहीं। अगर एफ एक्स का एक और बिटवीन 2 रियल रूट्स, तो बिटवीन 2 रियल रूट्स तो एक टर्निंग तो होगा ही ना, ये तो कंपल्सरी होना ही पड़ेगा। तो एक टर्निंग अगर होता है तो एफ डैश का एक रूट तो मिल ही जाएगा, बट ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट एक रूट है ना। वापस मैं यहाँ पे बोल रहा हूं एटलीस्ट एक रूट, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये ऐसे इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, वापस इंक्रीज किया, वापस डिक्रीज किया, तो बिटवीन 2 रूट्स कितना आ गया? एफ डैश का 3 रूट आ गया ना, समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट 1 रूट होना पड़ेगा। और अब ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होना, ऑड होगा, ऑड, क्योंकि अगर एक बार इंक्रीज करता है वापस डिक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज करा के आप इसको वापस टर्न करा देते हो तो बी पॉइंट से तो इस पॉइंट से तो उसको पास ही होना होगा ना, क्योंकि एफ एक्स का तो 2 रूट के बीच में आप जज कर रहे हो, एफ एक्स का तो 2 रूट चाहिए ना, तो इसको वापस टर्न करना पड़ेगा, करने के बाद इधर वापस टर्न करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। अगर एक और बार टर्न कराते हो तो एक और बार टर्न करना पड़ेगा, बी अगर यहाँ पे होता है तो एक और बार टर्न करना पड़ेगा, तो 4 कभी नहीं हो सकता। 4 अगर होगा तो ऐसे चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बी से वो पास नहीं होना पड़ेगा। बट अपन किसमें बात कर रहे हैं कि बिटवीन एनी 2 रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देयर मस्ट बी ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और वो एटलीस्ट एक रूट होना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू 0 का कोई भी 2 रूट के बीच में कोई भी 2 रियल रूट का बात कर रहे हैं, वापस बार बार खोल के दे रहे, देख लेता हूं लिखा हुआ है या नहीं। हाँ नहीं लिखा है, आप लिख लेना। बिटवीन एवरी 2 रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देयर will be at least 1 real root of f dash x equal to 0, ठीक है ना। there will be at least 1 real root of f dash x equal to 0. in fact the number of real roots in between a and b, that is in between any 2 roots of f x equal to 0 must be odd, but be odd always, even नहीं हो सकता है कभी, आप समझ लो, क्योंकि अगर इवन होना है तो ये मतलब आप समझ ही गए होंगे b से पास नहीं करेगा, ये ऊपर से चला जाएगा। 4 टर्निंग के बाद देखो ना क्या हो रहा है, 1 2 3 4 टर्निंग के बाद ऐसे जाएगा। अगर वापस टर्न करेगा तभी तो बी से आएगा ना, दैट इज 5 टर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ f dash x equal to 0 between any 2 real roots of f x equal to 0 must be always odd in nature, odd natural number होगा हमेशा, ठीक है ना। तो अगर मतलब ये सब मैं इतना डीप में आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा डर रहता है हमेशा कि एडवांस में कभी भी 1 और मोर देन 1 वाले ऑप्शन में बीच में कभी घुसा सकता है, ठीक है ना। और कहीं भी आ सकता है, आने को तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, अगर किस्मत खराब हो। तो क्या बोलने वाला था, हाँ वही बोल रहा था कि आप रियल रूट यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये रियल होगा, है ना। और ऑड नेचुरल नंबर होगा। अगर बोल देता है ऐसे कभी भी किसी ऐसे किया है 2018 में किया है यार, मोनोटोनिसिटी का इक्वेशन के साथ, देखोगे जब पेपर सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर तो पता चलेगा, शीट जब करोगे, मतलब इतना घटिया ऑप्शन घुसाता है कहीं कहीं पे तो एकदम पागल हो जाओगे, सोच में बैठ जाओगे आप। समझ में आ रहा है, मैं बता के दूंगा वो क्वेश्चन क्लास में कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का ऐसा अगर बना भी सकता हूं ना मैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का कोई भी 2 रियल रूट के बीच में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का नंबर ऑफ रियल रूट्स हमेशा ऑड नेचुरल नंबर होगा,
क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो वही ऐसे चीज आपको सोचना पड़ सकता है, तो आप सोच करके रखो पहले से। अगला देखो, if a condition is given and asks the minimum number of roots of fx equal to 0 in what interval? What interval? In that interval होगा। अरे क्या है? Then check, that कर देना, what नहीं होगा ना, that कर देना। Then check integration a to b fx equal to 0 for what values of a and b? अच्छा ठीक है, ये सब तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ गया, मैं बाद में बता दूंगा ये सब आपको, ठीक है। ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का शीट में ये नोट आपको वापस मिलेगा, जिनको समझ आता है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का मीनिंग उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बोल क्या रहा है आपको पता है? आपको बोल रहा है कि कंडीशन इज गिवन टू आस्क द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। मान लो किसी इंटरवल में a, b में fx इक्वल टू 0 का मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन a टू b fx dx चेक कर लो, क्या ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 0 होता है इसका मतलब नेट एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट मीन एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडिकेट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, दैट इज टोटल एरिया इन दिस इंटरवल 0 है। तो अगर a से ग्राफ डिक्रीज होना चालू हुआ तो a से b तक अगर ऐसे ही चलता है तो टोटल एरिया तो कभी 0 नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर a से b तक ग्राफ ऐसे चलता है तो टोटल एरिया 0 नहीं हो सकता है। टोटल एरिया 0 होने का दो ही ऑप्शन है, या तो ऐसे होगा, समझ में आ रहा है ना, मान लो या तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे हो रहा है ताकि ये नेट पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस होकर 0 हो गया, या तो ऐसे हो सकता है, ये पॉजिटिव में एरिया है, ये नेगेटिव में, तो नेट एरिया 0 आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडिकेट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, नॉट एरिया, ठीक है ना। एरिया को इंडिकेट नहीं करता, वो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो a से b पे अगर इंटीग्रेशन 0 हो गया तो आप इतना बता सकते हो कि कम से कम एटलीस्ट एक रियल रेट तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक बार तो कट करना पड़ेगा ना उसको। अगर इस इंटरवल में ग्राफ का फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो रहा है मतलब नेट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 है। अगर अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 है तो उसको एक बार तो कट करके जाना ही पड़ेगा, तो आपको मिनिमम एक रूट पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट कर रहा है ही नहीं कर रहा है उस इंटरवल में, वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। सेम नोट डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पढ़ाया जाएगा आपको, चिंता मत करो। हाँ, आप बिल्कुल इस नोट को लेकर के, अगर समझ आ गया कुछ को तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल इस नोट को लेकर के चिंता मत करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का शेट में और डिटेल में ये चीज लिखा गया है। चलो अगला, कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। सिर्फ रॉलिस नहीं, लैग्रांजिस का भी कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो मैंने एक जैसे रॉलिस थ्योरम में मैंने क्या किया, मैंने आपको बोल दिया कि ये एक फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे मान ले यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और फंक्शन a से b पे ऐसे जा रहा है। ऐसे मान लो, ठीक है। तो देख a से b के बीच में कन्वर्स अगर ट्रू होता है मतलब क्या, कि अगर a से b के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है c जहां पे f डैश 0 है तो रोलिस का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। वही तो है ना उसका कन्वर्स, कि पहला ये कंडीशन आएगा और वो तीनों कंप्लीट होगा। बिल्कुल नहीं, अगर a से b के बीच में ऐसा कोई c पॉइंट मुझे मिल भी गया जहां पे डेरिवेटिव 0 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस इंटरवल में फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, fa इक्वल टू fb भी होगा? बिल्कुल नहीं। भले fa इक्वल टू fb हो जाए बट कंटीन्यूअस तो नहीं हो सकता है। ये देखो ना, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, डिसकंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। a से b पे एक ऐसा पॉइंट c तो एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे डेरिवेटिव 0 है बट कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो नहीं है, तो कन्वर्स कैसे ट्रू हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ रॉलिस थ्योरम एंड लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम बोथ आर नॉट ट्रू। ये याद रखना, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो रॉलिस थ्योरम और लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम दोनों का कन्वर्स जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। चलो आगे लास्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था यहाँ पे, मैंने बता दिया क्या? सारी चीज एक बार देख लेता हूँ। fx इक्वल टू 0 का सारे रूट्स अगर रियल है तो f डैश x इक्वल टू 0 का भी सारे रूट्स रियल होगा, हाँ, और सेपरेट होगा। बिल्कुल सही है।
हाँ वो ये तो एफ डैश वाला ही फंडा लिखा गया है। हाँ ठीक है, ये सब बता दिया गया। बस नोट 2 में मैं कुछ बातचीत कर लेता हूं आपके साथ, है ना। जैसे यहाँ पे एक चीज बोला है कि इफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑफ डैश x इक्वल टू 0 आर नोन, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 बाय कंसीडरिंग द साइन। अच्छा, बोल रहा है कि आप जानते हो, बोल रहा है ये चीज आप ध्यान से समझ लो, ये चीज ध्यान से समझ लो तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। बोल रहा है कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का सारे रियल रूट पता हो जाता है, मान लो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का 4 रियल रूट हमें पता चल गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता चल गया, एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल गया, तभी बोल सकते। अगर ये पता चल गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का 4 रियल रूट है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना रियल रूट होगा, कुछ कंडीशंस चेक करके। मेरे को क्या है, मान लो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, 4 टर्निंग है तो ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। अभी मान ले ये ग्राफ ऐसे ना होकर के अगर ऐसे हो जाता, ऐसे अगर हो जाता तब तो एफ एक्स का रियल रूट बढ़ जाता, है ना। रेड वाले केस में एफ एक्स का रियल रूट कितना हो गया, 1 2 3 3 ही है, और ब्लैक वाले केस में कितना हो जाता, 5 हो जाता। तो ये कैसे चेक करेंगे 3 होगा या 5 होगा, देखो जरा। तो ये चेक करने के लिए ये सब पता होना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना, ये सब पता होना जरूरी। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एग्जैक्टली 4 रियल रूट आपको पता है, तब आप एफ एक्स इक्वल टू 0 के बारे में बातचीत कर सकते हो। कैसे कि अगर आप एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा निकालते हो, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, एफ ऑफ डेल्टा, ठीक है ना। आप बोलोगे सर एफ डैश पता है, एफ तो मुझे पता नहीं। अरे भाई एफ डैश से एफ कैसे निकालता है, इंटीग्रेट कर देगा तो आ जाएगा ना एफ एक्स। एफ डैश को अगर इंटीग्रेट कर देगा तो एफ एक्स मिल जाएगा ना, उसमें क्या है, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद और ये सब फंडा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का अगर 4 रियल रूट है अल्फा बीटा, तो एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव आया। अभी अगर एफ ऑफ बीटा नेगेटिव आता है, तभी मैं बोल पाऊंगा कि अल्फा से बीटा के बीच में एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रियल रूट होगा, तभी बोल पाएंगे ना। सोचो ना, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा अगर पॉजिटिव है और एफ ऑफ बीटा अगर नेगेटिव है, तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जाना पड़ेगा ना, और अगर जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके नीचे गया तभी एक रियल रूट मिल जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ बीटा नेगेटिव और एफ ऑफ गामा अगर पॉजिटिव आ गया तो एक और रियल रूट मिल जाएगा एफ एक्स का, ठीक है ना। फिर एफ ऑफ गामा, है ना, फिर एफ ऑफ गामा, और उससे पहले मान लो एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा चेक कर लिया तो एक रूट आ गया, ठीक है ना। उससे पहले आप मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हो कि ग्राफ अगर उससे पहले कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक और रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स चेक करके अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। मुद्दे का चीज जो मैं इस नोट के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ ऑफ गामा भी पॉजिटिव और एफ ऑफ डेल्टा भी पॉजिटिव। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाता है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जो 2 रूट है, जितने भी रूट आएंगे उन रूट पे, किसी भी 2 रूट पे, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव रूट पे अगर फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाता है, तो क्या एफ एक्स इक्वल टू 0 का कोई रूट मिलेगा, उस केस में नहीं मिलेगा। जैसे एफ ऑफ गामा और एफ ऑफ डेल्टा दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है, तो गामा से डेल्टा के बीच में कोई रूट मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है ना। अभी प्रोवाइडेड यहाँ पे बहुत सारे बातचीत है कि ऐसे भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे होकर के ऐसे हो गया, तो एफ ऑफ गामा पे पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ डेल्टा पे तो पॉजिटिव आ रहा है, बट एटलीस्ट यहाँ पे तो 2 रूट आपको मिल चुका है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये चीज चेक करके बता सकते हो ऑलरेडी, ठीक है ना। कि मान लो अभी अगर देखो ना कि अगर एफ ऑफ गामा के बाद अगर ऐसा सीन अगर होता है, बच्चे मेरे को क्लास में पूछ रहे हैं सर ऐसे भी तो हो सकता है। भाई अगर ऐसे होगा तो ग्राफ एक और टर्निंग लेगा ना, बट यहाँ पे तो और कोई टर्निंग नहीं ले रहा है, गामा के बाद डायरेक्टली डेल्टा मिल रहा है, मतलब गामा से डेल्टा के बीच में कोई टर्निंग नहीं है। अगर एफ डैश का रूट है ये चारों के चारों, तो गामा से डेल्टा के बीच में कोई टर्निंग तो और होगा नहीं, क्योंकि अगर टर्निंग होता तो कोई ना कोई रूट मिलता ना यहाँ पे, मतलब टर्निंग नहीं है, तो गामा से डेल्टा के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही कर रहा है। अगर एफ ऑफ गामा पे आ गया वैल्यू 5 और एफ ऑफ डेल्टा पे आ गया 3, तो ये कंफर्म है कि एफ ऑफ डेल्टा से एफ ऑफ गामा से एफ ऑफ डेल्टा पे, मतलब गामा से डेल्टा के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा।
क्योंकि अगर टर्निंग लेता तो एक और रूट मिलता ना, यहाँ पे गामा से डेल्टा के बीच में कोई के मिल जाता ना, जो ये पॉइंट होता के, ठीक है ना, जहां पे ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, बट ऐसा तो सीन हुआ नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे चेक करके बोल सकते हो कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स में फंक्शनल वैल्यू जो है वो अगर ऑपोजिट साइन दे रहा है तो उन दोनों के बीच में fx इक्वल टू 0 का एक रूट हो जाएगा, और अगर वो दोनों सेम साइन दे रहा है तो उन दोनों के बीच में fx इक्वल टू 0 का कोई रूट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। क्लियर है? मतलब सेम रहेगा मतलब कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना मेरे पास? ठीक है, इसको मैं फाइनली कंक्लूड कर देता हूं और अच्छे से आपको बता करके, जरा ध्यान से देख लो आप, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया रूट, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया, ठीक है ना। एफ ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, एफ ऑफ बीटा इज नेगेटिव, तो इनके बीच में एक रूट मिल गया। एफ ऑफ बीटा इज नेगेटिव, एफ ऑफ गामा इज नेगेटिव, तो इनके बीच में एक रूट मिल गया। अभी एफ ऑफ गामा और एफ ऑफ डेल्टा दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव होने के साथ साथ मुझे ये भी पता है कि गामा और डेल्टा के बीच में एफ डैश का कोई रूट नहीं है, मतलब ग्राफ और टर्न नहीं कर रहा है, मतलब गामा और डेल्टा के बीच में कोई रूट नहीं होगा, और गामा के बाद तो कोई टर्निंग आया ही नहीं, मतलब ग्राफ डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? पक्का? तो वो चीज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये सब मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब रोलिस थ्योरम का एप्लीकेशन, ये सब मिल करके मैं बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकता हूँ कैलकुलस के ऊपर आपके साथ, जो मैं आखिरी में करूंगा ग्राफ वाले चैप्टर में। जिसको जितना मन है वो उतना करेगा, जिसको मन नहीं है वो मत करो, क्योंकि वो बोर्ड्स में नहीं है, वो मैं अपना मन से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये बोर्ड्स में नहीं, इनफैक्ट वो जे के लिए भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ाने के बाद एक क्लैरिफिकेशन होता है, नहीं कैलकुलस थोड़ा सा और डीप में हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये ओवरऑल मैंने बातचीत कर ली, दैट्स इट, यही सफिशिएंट है, इतना ही थ्योरी है। ठीक है ना, रोलिस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वाले पोर्शन में मैंने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया आपके साथ। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक्सरसाइज 1 से, क्वेश्चन करो बस, सफिशिएंट है। चलो, आपका शेड में ये दो प्रॉब्लम था, ये भी एक बार मैं डिस्कस ही कर देता हूँ। नहीं वही आपका थियरी पोर्शन में ही था, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं तो और जो थियरी पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। एक क्यूबिक और एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है हमने। ठीक है, बेसिकली ये सब थियरी जो अपन बातचीत की है ना अभी, जो एप्लीकेशन ऑफ रॉलिस थ्योरम से, वो आपका पॉलिनोमियल्स के लिए ज्यादा वैलिड है, पॉलिनोमियल्स के लिए मान के चलो, है ना, पॉलिनोमियल पे अपन बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन या फिर वो फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाते वक्त बोला भी था कि अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वही सब चीज है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इसके बारे में अगर आपको ग्राफ्स वगैरह बनाना है, ये सब करना है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे इसका मैं ग्राफ वगैरह बना सकता हूँ, है ना भाई। ठीक है, देख लो, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो आपको देख के समझ आ रहा है कि ये नीचे से शुरू होगा ऊपर खत्म होगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है। चलो, तो और सोचते हैं, x³ - 5x² + 6x, ठीक है ना, तो एफ डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका x² माइनस समथिंग 5x + 6 हो जाएगा। और इनफैक्ट आपको क्लियरली यहाँ से दिख भी रहा है कि ग्राफ जो है वो नीचे से स्टार्ट होकर के ऊपर खत्म होगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x² / 3 - 5x/2 + 6, ऐसा कोई सीन बन जाएगा। ठीक है ना, तो x = 0 जो है वो क्लियरली पता चल रहा है, रूट तो होगा ही होगा x = 0, एक रूट तो होगा ही होगा x = 0। ठीक है ना, तो f डैश का जो वैल्यू आ रहा है x² - 5x + 6। अभी अगर मतलब ऐसे में कोई क्वेश्चन रह जाओ रैंडमली, जैसे f डैश का कितना रियल रूट है, 2 रियल रूट है ना, एफ डैश का 2 रियल रूट है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है x = 2 और x = 3, है ना। ग्राफ तो कोई भी बना लेगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 तक ग्राफ इंक्रीज करेगा और फिर ग्राफ डिक्रीज करेगा, फिर ग्राफ इंक्रीज करेगा, तो ये तो कोई भी बना लेगा, 2 पे वैल्यू चेक कर लो, ये सब कर लेगा। बट मैं इसका ग्राफ में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राफ तो बना ही दूंगा, उसमें क्या है, देखो ग्राफ बना ही देता हूँ, पहले टेंशन खत्म करो। ठीक है ना, एफ डैश कहाँ पे 0 है, 2 से 3 के बाहर, 2 से 3 पे ग्राफ डिक्रीज करेगा। अभी 2 पे देख लो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पे देख लो, 0 पे तो कितना आएगा, 0 पे तो 0 ही आएगा। 2 पे कितना आएगा, 2 पे आपका समथिंग कुछ पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना। और 2 से 3 के बीच में 3 पे क्या आ रहा है, 2 से 3 के बीच में ग्राफ पूरा डिक्रीज कर रहा है। अभी 2 पे और 3 पे वैल्यू चेक करने से पता चल जाता है, 0 पे 0, 2 पे कितना आएगा, 8/3 - 10 + 12, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा समथिंग। और 3 पे कितना आएगा, 8/3 - 10 + 12, दैट इज +2, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना। और 3 पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस और भी ज्यादा हो रहा है। अरे भाई इंक्रीज कैसे करेंगे,
तो 3 पे ये हो जाएगा आपका 22 पॉइंट समथिंग ना माइनस में, और इधर आ जाएगा आपका 9 और 18, तो 27 माइनस ये 22 पॉइंट समथिंग। मान लो थोड़ा सा हाँ पॉजिटिव ही आ रहा है तो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा मान लो, ठीक है। उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद इधर तो वो डिक्रीज ही कर रहा है। तो दिस इज द ग्राफ। तो कितना रियल रूट मिला? एक रियल रूट मिला। बट मैं जो चीज एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन उठाया वो किस लिए मैं देखो मैं बताता हूँ। एफ डैश का कितना रूट दिख रहा है? 2 रियल रूट। तो एफ एक्स का कितना होना चाहिए? क्या आप बोल दोगे क्या एफ एक्स का कितना होना चाहिए? आप बोल सकते हो एफ एक्स का मैक्सिमम 3 रियल रूट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ ही आ रहा है क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 ही रियल रूट होगा, तो वो चीज। बट यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है? 1 रियल रूट दिख रहा है। तो बच्चे जो गलती करते हैं ना, बहुत बुक्स में गलत लिख देता, फट से मटेरियल वगैरह में देखता हूं कि एफ डैश का अगर एन रूट है तो एफ एक्स का n+1 रूट। अरे भाई ऐसा नहीं है। एफ डैश का अगर एन रियल रूट है तो एफ एक्स का मैक्सिमम n+1 हो सकता है, उससे कम भी तो हो सकता है ना। ये तो एग्जांपल दिखा रहा हूं आपके सामने, है ना, ये तो एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एफ एक्स का एफ डैश का 2 रियल रूट दिख रहा है, एफ एक्स का 1 रियल रूट दिख रहा है ना। एफ डैश का 2 हो सकता है, एफ एक्स का उससे कम हो सकता है, एटमोस्ट 2+1 होगा, बट उससे कम भी तो हो सकता है। यहां पे हो रहा है ना, समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो ये जो फंडा लगाते कि एफ डैश का अगर n है तो एफ एक्स का n+1 होगा, वो किसके लिए? वो टोटल नंबर ऑफ रूट्स के लिए। समझ में आ रहा है ना? वो टोटल नंबर ऑफ रूट्स के लिए। एफ डैश का टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना है? 2, और दोनों के दोनों रियल है। एफ एक्स का टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना है? 1 है क्या? नहीं, 3 ही है। उनमें से 1 रियल है, 2 इमेजिनरी है। जो चीज बोला था थियरी वही अप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से दिखेगा। ग्राफ तो ये होगा, समझ आता है, यहां से यहां तक इंक्रीज, यहां से यहां तक इंक्रीज, बीच में डिक्रीज हो रहा है, खत्म ग्राफ, ठीक है ना। कन्केविटी वगैरह कहां पे चेंज होता है, डबल डेरिवेटिव पढ़ने के बाद, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने के बाद बातचीत कर लेंगे ग्राफ वाले सेक्शन में। बट जो चीज मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं वो तो समझो पहले। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं जहां पे बच्चे गलती करते हैं फटाफट बिना कुछ सोचे, ठीक है ना। चल आगे बात करते हैं। चलो एक और बाइक्वाड्रेटिक है, इसका कितना रियल रूट है उसके बारे में जज करते हैं। चलो एक और बाइक्वाड्रेटिक, ज्यादा हायर डिग्री तक जाता नहीं है, जहां जितना हायर डिग्री जाएगा उतना मेरे लिए मुश्किल खड़ा होगा ना, मैं आइडिया नहीं लगा पाऊंगा। समझ आने आ रहा है ना? ऐसे 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 नहीं है कि एफ को डिफरेंशिएट करते हैं जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो बहुत बच्चे इसको कैसे करते पता है आपको? जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत मटेरियल में मैंने देखा, यहां से एफ डैश निकाला 4x³ - 3 9x² + 40x + 8, ठीक है ना। एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा? 12x² - 18x + 40। अभी यहां से अगर मैं मान लो 2 ले लिया कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा 6x² - 9x + 20। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब एफ डबल डैश का कोई रूट नहीं आया। एफ डबल डैश का क्या आया? इमेजिनरी रूट होगा दोनों के दोनों, तो रियल रूट कितना आ जाएगा? 0 रियल रूट, है ना। तो बच्चे तुरंत क्या बोलते हैं आप जानते हो कि एफ डबल डैश का अगर 0 रियल रूट है तो एफ डैश का 1 रियल रूट और एफ एक्स का 2 रियल रूट। ऐसे कमेंट कर देते वो लोग, इतना ब्लाइंडली चीजों को करते हैं, बिना समझे डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता है, मास्टर भी रटाते हैं उसको। सच बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। एफ एक्स का अगर एफ डबल डैश का अगर 0 रूट है तो एफ डैश का मैक्सिमम 1 रियल रूट हो सकता है, मैक्सिमम 0 + 1 रियल रूट हो सकता है, बट हमेशा जो होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हो भी सकता है 2 रियल रूट, उसका नहीं भी हो सकता है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये फंडे से आप थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। ये जो फंडा अपन लगा रहे हैं, इसका अगर 0 है तो इसका 1 होगा, तो इसका 2 होगा। ये कब ट्रू है? ये टोटल नंबर ऑफ रूट्स के लिए। इसका टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना है? 2 ही होगा, तो इसका 2 + 1, इसका एक और 1 कर दो तो 4 टोटल नंबर ऑफ रूट आएगा, जो कि बिल्कुल ट्रू है। बट नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए ऐसा नहीं चलता है। क्यों है गलत? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, और मैं कितना बताऊं, ठीक है ना। जितना मेरे अंदर ज्ञान था मैंने बता दिया आपको। चलो तो करे क्या, तो सारे पूरा कैलकुलस यूज होगा, है ना, अगर प्रॉपरली सोचना चाहते हो। तो एफ डैश का 0 रियल रूट दिख रहा है, मतलब एफ डैश कंटिन्यूअस पॉजिटिव। तो एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि एफ एक्स जो होगा उसका डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया तो ये कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। एफ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया ना, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया तो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कनकेविटी चेंज नहीं होगा। चलो ये तो एक इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इसके बारे में चलते हैं। इसका अगर 0 रियल रूट होता है
तो इसका मैक्सिमम 0+1 रियल रूट हो सकता है, मतलब इसका मैक्सिमम 1 रियल रूट हो सकता है, इसका मैक्सिमम 1 रियल रूट हो सकता है, और वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका तो 1 रियल रूट होना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि इसका अगर इसका 0 है, मान लो ना एफ डैश एफ डबल डैश छोड़ो, इसका डेरिवेटिव सॉरी ये इसको एफ डैश की तरह ट्रीट करो और इसको एफ एक्स की तरह ट्रीट करो, तो एफ डैश का अगर 0 रियल रूट है तो एफ का 0+1 एटमोस्ट 0+1 रियल रूट हो सकता है, दैट इज 1 रियल रूट, और वो तो होना ही पड़ेगा ना 1 रियल रूट, क्योंकि क्यूबिक है उसका तो 1 रियल रूट तो होना ही पड़ेगा, या तो 1 होगा या तो 3 रियल रूट होगा, बट 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ उसका डेरिवेटिव का 0 रियल रूट है, तो उसका 3 कैसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उसका मैक्सिमम 1 हो सकता है तो 1 ही होगा। तो हमें इतना पता चल गया कि एफ डैश का कितना रियल रूट है, 1 रियल रूट। अभी वो रियल रूट कौन है वो कौन बताएगा मुझे, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोई नहीं है ना मेरे पास, समझ में आ रहा है ना। तो मुझे पता क्या चला कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जो होगा उसका कितना रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 रियल रूट। तो यहां से मुझे एक बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन मिलता है, वो क्या है कि ग्राफ एक बार टर्न कर रहा है। ग्राफ कितना बार टर्न कर रहा है, ग्राफ एक बार टर्न कर रहा है, समझ आ रहा है ना, सिर्फ एक बार टर्न कर रहा है ग्राफ, समझ में आ रहा है। ग्राफ अगर सिर्फ एक बार टर्न करता है तो बाई क्वाड्रेटिक के बारे में सारा इंफॉर्मेशन खोल के रख दोगे आप ही रखोगे, देखना कैसे। मैं पूछूंगा बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, आप बोलोगे ऊपर से शुरू होकर ऊपर से खत्म होता है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर शुरू होकर सर ऊपर खत्म होता है। मैं बोला ऊपर शुरू होकर अगर ऊपर खत्म होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि इसका टर्निंग एक बार होगा। आप बोलोगे सर अगर टर्निंग एक बार होता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, पॉसिबिलिटी तो सब खत्म हो गया, या तो ये ऊपर से ऐसे जाएगा या तो वो नीचे कट मार के जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, समझ में आ रहा है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि टर्निंग तो एक ही बार है ना, उससे उसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या था, ये सब था पॉसिबिलिटी, है ना, ये सब था पॉसिबिलिटी, है ना, ये सब था पॉसिबिलिटी, बट ये सब में तो 3 टर्निंग दिख रहा है, 3 टर्निंग दिख रहा है, बट हमें तो यहां पे पता चल गया कि एफ डैश का एक रियल रूट है, मतलब टर्निंग कितना बार होगा, एक बार, बिकॉज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट है वो क्या बताता है, टर्निंग इंडिकेट करता है। कितना खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो अगर एक बार टर्निंग हो रहा है तो क्या हो सकता है, या तो ये ग्राफ या तो ये ग्राफ हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर शुरू होकर ऊपर ही खत्म होना पड़ेगा ग्राफ को। अगर ये होता है अगर ये होता है मतलब क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये देख रहे हो यहां पे हमें कंकेव अपवर्ड भी मिला था, ये देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ग्राफ कंकेव अपवर्ड है, समझ में आ रहा है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये दोनों ग्राफ कंकेव अपवर्ड है, मिल रहा है, सारी चीज मैच होता जाएगा, जितना टूल सिखाया पूरा कैलकुलस में एक एक चीज मैच होता जाएगा, बस कंसेप्ट लगा सही सही, और शुरुआत में मैक्सिमाइज एफर्ट रखो, अपने पोटेंशियल एफर्ट को मैक्सिमाइज करो शुरुआत में, बाद में सोचोगे तो नहीं होगा, अभी पढ़ा रहा हूं अभी सोचो जितना सोचना है, तो ध्यान से समझ सकते हो ना यहाँ पे हो क्या रहा है, ये होगा या तो ये होगा, अगर ये होता है तो ग्राफ हमेशा 0 से ऊपर होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये होता है, अगर ये वाला ग्राफ होता है तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर ये होता है तो एफ एक्स लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं फॉर एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, सम कुछ वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। तो बस जस्ट चेक कर लेता हूं ना कि क्या ये ग्राफ ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है या नहीं ले सकता, वो चेक कर लेता हूं, और वो चेक करने का सबसे आसान वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, x का वैल्यू 0 पुट कर, fx का वैल्यू कितना मिल रहा है, -5, मतलब 0 पे ग्राफ कहां पे जा रहा है, -5 पे, तो ये तो इस केस में हो ही नहीं सकता है ना, इस केस में तो 0 पे भी ग्राफ पॉजिटिव ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना, जो कि आपको मिल नहीं रहा है, मतलब आपका पॉसिबल ग्राफ हो जाएगा ये, और फंक्शन का कितना रियल रूट होगा, 2 रियल रूट होगा, एक रूट नेगेटिव हो जाएगा और एक रूट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि f0 पे नेगेटिव है ना ग्राफ, उसके बाद से इधर आगे जाएगा इधर आगे जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अभी बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, सॉरी ऐसे हो सकता है क्या, हाँ ऐसे होने से भी तो एक रूट नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं और कोई ऑप्शन नहीं, दोनों रूट पॉजिटिव या फिर दोनों रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर दोनों रूट पॉजिटिव या फिर दोनों रूट नेगेटिव हो जाएगा तो f0 पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, मतलब इसका नंबर ऑफ रियल रूट 2 ही होगा। तो इस तरीके से अपन जज करते हैं, आंसर तो सेम आ गया बट इतना गंदे तरीके से नहीं कि आप डबल डैश का 0 रियल रूट तो इसका 1 रियल रूट, मैंने मैक्सिमम अच्छे कोचिंग से मटेरियल या फिर अच्छे राइटर्स की बुक में मैंने देख रखा है कि ये सब लिख रखा है,
बट ये सही नहीं है सर, समझ गया ना? चीजों को प्रॉपरली करना सीखो, जो सही चीज है उसी को बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग समझोगे तो सारा सवाल बनेगा आपसे। क्लियर? तो सफिशिएंट मैंने थ्योरी में बातचीत कर लिया, और तो मैं किसी भी हालत में थ्योरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो सवाल देखते हैं। देखो भाई वैसे कुछ प्रूफ्स कर लेते हैं अपन, है ना? जो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज 1 से सिंपल प्रॉब्लम, इससे ज्यादा आज और टाइम नहीं होगा शायद, तो देख लो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये हो गया आपका डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉलीज थ्योरम। क्या रॉलीज थ्योरम लगा सकते हो या नहीं, को चेक करना है। तो अगर रॉलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले उनका कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, वही चीज अपने को सबसे पहले चेक करना होता है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। गिवन फंक्शन इज, बोर्ड में कैसे लिखोगे आप, गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू 3 plus x minus 2 whole raised to power 2/3 in the interval 1 से 3 तक। समझ आ रहा है ना? तो अभी आप सबसे पहले क्या जज करोगे? सबसे पहला कंडीशन क्या था रॉलीज का, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस इंटरवल में। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये फंक्शन क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कि तो लिख देंगे कि एज, लिखने का तरीका स्टाइल जो है उसको फॉलो करो, एज f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,3, सो f of x is continuous, ठीक है ना? f of x is continuous for all x belongs to 1 से 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अभी आपको इसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए क्या आप हर एक पॉइंट में LHD RHD निकाल के चेक करोगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ना आप डेरिवेटिव निकाल दो और चेक कर लो कि ये कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। f(x) इज 2/3 x minus 2 to the power -1/3, वही आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2/3 into x minus 2 whole to the power 1/3, है ना? तो as f(x) is not defined at x is equal to 2, so f(x) is not differentiable for all x belongs to open interval 1 से 3। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूफ हो गया। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रॉलीज का सेकंड कंडीशन फेल हो गया। अगर रॉली का सेकंड कंडीशन फेल हो गया तो अपन तो आगे जा ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी जाकर के हम लास्ट वाला चीज चेक करेंगे, दैट इज f(x) equal to 0। ठीक है, तो देयरफॉर कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम आर नॉट सैटिस्फाइड, देयरफॉर कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम are not satisfied for f(x) equal to, जो भी फंक्शन लिखना है लिख देना, in x belongs to 1 से 3। समझ में आ रहा है ना? and hence we cannot apply Rayleigh's theorem for this function in that interval। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये आप कमेंट दे दो, and hence बोल के कमेंट फाइनली दे देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज योर प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर में आप लिखोगे। अभी आगे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप चेक करोगे कि आपको यहाँ पे चेक करने बोला है 0 से 2 पूरा इंटरवल में, तो 0 से 2 पूरा इंटरवल में फंक्शन क्या कंटीन्यूअस है? हाँ, 0 से 1 पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, 1 से 2 पे भी कंटीन्यूअस है, पर जहाँ पे चेहरा चेंज हो रहा है उस जगह पे आप ध्यान से देखो ना कि LHL RHL दोनों बराबर है क्या? हाँ बराबर है, दोनों ही 2 आ रहा है, तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा, 4 मार्क अगर आता है तो डिटेल में आपको दिखाना पड़ेगा। ये आप नोट कर लेना, मैं आगे वाला करके देता हूँ। यहाँ पे भी आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा, दैट इज f(x) आपको दिया गया है ना x² + 1, है ना? इधर 3 - x, तो इधर 1 less than x less than equal to 2, और इधर आपका 0 less than equal to x less than equal to 1 in 0,2। ठीक है, तो as f(x) is continuous, f(x) being a polynomial function is continuous in 0 से 1 ओपन यूनियन 1 से 2। ठीक है, तो इस पूरा इंटरवल में कंटीन्यूअस है f(x). नाउ एट x = 1 चेक करना पड़ेगा, तो एट x = 1 चेक करो, LHL क्या मिलेगा?
लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और RHL जो होगा वो कितना आ जाएगा, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस दैट इज लिमिट 3 माइनस एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि एज LHL इक्वल टू RHL, है ना, therefore fx is continuous at x equal to 1 and hence fx is continuous for all x belongs to closed interval 0 से 2। अभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, है ना, कि यहाँ पे तो कंटिन्यूअस अगर है तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 1 यूनियन 1 से 2। डाउट है बस x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे साइड में आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आप LHL RHL निकालें, यहाँ पे आप LHD RHD निकाल दो एक साथ, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0। अब सॉल्व करके देख लेना यार, ये आपको आता है, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ से LHL जो है वो 1 पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस x 2 आ जाएगा, ठीक है। और RHD जो है वो फॉर्मूला लगा करके कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल टू 1 निकालना है। RHD फॉर्मूला में लिख करके दे रहा हूँ, है ना, ये आपको आना चाहिए f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ये सॉल्व करो, सॉल्व करके क्लियरली दिख रहा है 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 है। फंक्शन कंटीन्यूअस है तभी जाकर के मैं डेरिवेटिव करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये -1 है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है देयरफॉर LHD नॉट इक्वल्स टू RHD आप बोलोगे, ठीक है ना। तो आप लिख दो देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो नीचे लिख दो हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम आर नॉट सैटिस्फाइड, बस मतलब रॉलिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। तो अपन रॉलिस थ्योरम अप्लाई कहाँ पे करता है, जहां पे रॉलिस थ्योरम का कंडीशन सैटिस्फाई होता है। एज यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं हो रहा है पूरा पूरा इंटरवल में, तो उस क्वेश्चन में कंटीन्यूअस डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं कर रहा था, x इक्वल टू समथिंग 2 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। किसी जगह पे कंटीन्यूअस भी नहीं हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी अगर आ जाएगा तो रॉलिस थ्योरम थोड़ी ना लगा सकते हो आप, नहीं लगा पाओगे। तो कंडीशन सबसे पहले सेटिस्फाई होना जरूरी है, अगर कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपका बात नहीं बनेगा और काम भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है ये सब प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन आता भी रहता है क्वेश्चन में, एग्जाम में हमेशा। तो देखो किस तरीके से लिखोगे, लिखने का तरीका मैं बताता हूँ और वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया 11x - 6 इन क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के 3 तक, समझ आ रहा है ना। तो fx ये फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है इन द इंटरवल 1 से 3। तो आप अभी क्या करोगे, fx एक क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे एज, आप जानते हो पूरा दुनिया जानता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा कंटीन्यूअस होता है इन इस डोमेन रियल नंबर, पूरा पूरा रियल नंबर में। एज fx इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए और हर एक पॉइंट में आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर नोन फंक्शन है तो डायरेक्टली लिख दोगे कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बट अगर इस तरीके का अननोन फंक्शन अगर है तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट में ऐसे डिफाइंड फंक्शन है तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके तो दिखा नहीं सकते हो ना, ये तो अलाउ नहीं है। उधर मैंने डिफरेंशिएट करके दिखा दिया, वो अलग बात था, एक ही फंक्शन था। बट यहाँ पे डिफाइंड फंक्शन है, अलग अलग पीस वाइज फंक्शन है, तो आपको दिखाना पड़ेगा LHD RHD निकाल के, ठीक है। अदरवाइज नंबर काट देगा बोर्ड एग्जाम में, पहले ही बता रहा हूँ। तो ध्यान से ये सब कर लेना, ठीक है। तो एज fx इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ही फंक्शन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, पूरा दुनिया को पता है। एज fx इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल सो इट इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3। बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, एक साथ भी लिख देते हैं कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन, या तो ओपन लिख देगा या तो क्लोज लिख देगा। नहीं, ओपन पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज पे कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो कंटीन्यूअस इन दिस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 1 से 3 एक साथ नहीं लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको क्या चेक करना है, थर्ड कंडीशन, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो थर्ड कंडीशन क्या चेक करोगे। नाउ f of 1 कितना है 1 - 6 + 11 - 6 दैट इज 12 - 12 0 एंड f of 3 कितना आ जाएगा 27 - 54 + 33 - 6, तो ये भी 0 आ जाएगा। देयरफॉर f of 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, f of 3 आ गया। f of 1 f of 3 इक्वल आ गया, मतलब तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर ऑल द कंडीशंस of Raleigh's theorem
are satisfied. Therefore all the condition of Raleigh's theorem are satisfied. तो अगर सारे के सारे कंडीशन Raleigh's theorem का satisfy हो जाता है तब अपन बोल सकते हैं therefore there exists a point. verify करना मतलब अभी आप there exists a point, कंडीशन satisfy हुआ ना, तो अभी आप ऐसा कोई पॉइंट मानोगे x इक्वल टू c इस इंटरवल में, जो कि मतलब आप ऐसा कोई पॉइंट मानोगे x इक्वल टू c सच दैट f डैश इक्वल टू 0, और फिर जो आप c कैलकुलेट करके निकालोगे वो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो c इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगर करता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, एग्जैक्टली जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो f डैश c इक्वल टू 0, देखो f डैश c कितना आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं f डैश c दिखाना चाहूँ तो c यहाँ से क्या आएगा, c आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 132 है ना, डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा कोई भी एक गिनने से ही हुआ है ना, कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/2√3 है ना, तो ये 6 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आ जाएगा। तो अभी आप लिख दो एज c इज इक्वल टू, कोई भी एक गिनने से ही हुआ, 6 प्लस √3, 6 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग बाई 3, 2 पॉइंट समथिंग इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और 6 माइनस √3 हो जाएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग बाई 3, ये 1 पॉइंट समथिंग, दोनों के दोनों पॉइंट ही इस इंटरवल में गिर रहा है। ठीक है ना? एज c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस √3 बाई 3 बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से 3, therefore we can state that there exists, कॉमा देकर के लिखोगे, there exists a point x is equal to, there exists a point x is equal to 6 plus minus √3 by 3 belongs to the point 1,3 for which f dash x is equal to 0। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट लाइन में लिखना है hence Raleigh's theorem is verified, इस तरीके से अपने को शो करना होगा। क्लियर? समझ आ रहा है ना? तो जैसे मैंने डिटेल सॉल्यूशन बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको और कुछ करना है तो यहाँ पे पहले ही आप डेरिवेटिव वगैरह निकाल के रख देना जो आपने यहाँ पे यूज किए। ठीक है ना? f dash x इज इक्वल टू यहाँ पे निकाल के रख देना। ठीक है, दैट्स इट, यही होता है सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो इसी तरीके से लिखोगे तो पूरा 4 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 मार्क भी नहीं, बेसिकली 2 मार्क रहता है, स्टेटमेंट पूछा जाता है 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए, और यहाँ पे 3 या तो 2 मार्क दिया जाता है। ठीक है ना? ये सिंपल है वेरिफिकेशन, पहले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आप खुद से c एक पॉइंट मान लोगे सच दैट f dash c is equal to 0 in case of Raleigh's and f dash c equal to fb minus fa by d minus a in case of Lagrange। ठीक है, तो फिर करके वहां से c निकालोगे, अगर c उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तब जाकर के वेरीफाई हो जाएगा थ्योरम, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। अगर इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वेरीफाई नहीं होगा। एटलीस्ट एक पॉइंट होना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पे बहुत जगह पे क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व होके 2 पॉइंट आता है, दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट में अगर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो भी हो जाएगा काम, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला वाला पॉइंट। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आया तो नहीं एग्जाम में बट हर किताब में दिख जाता है लगभग। ठीक है, fx equal to x minus a in whole to the power m into x minus b whole to the power n in a से b, और mn पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अगर mn पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे बोल के देना जरूरी है, क्योंकि mn पॉजिटिव इंटीजर अगर होता है तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज तो पॉलिनोमियल बोल नहीं पाएंगे। तो आप लिखोगे एज x minus a whole to the power m into x minus b whole to the power m is a polynomial function, कॉमा देकर के लिखोगे m belongs to positive integer is a polynomial function, therefore it is continuous and differentiable in the closed interval a, b and open interval a, b। ठीक है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में हो गया और क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, फिर आप थर्ड कंडीशन पे आओगे f of a equal to f of b, तो f of a यहाँ पे 0 हो रहा है, f of b भी 0 हो रहा है, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले ये चीज आप सजा के अच्छे से लिख लोगे। फिर आप क्या लिखोगे, नाउ मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू c such that
एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो a कॉमा b तो लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं लिखने से भी होगा। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बोल, m इंटू सी माइनस ए होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू सी माइनस बी होल टू द पावर m प्लस n इंटू सी माइनस बी होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू सी माइनस ए होल टू द पावर m। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपके पास c माइनस ए होल टू द पावर m माइनस 1 इंटू सी माइनस बी होल टू द पावर n माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर बचेगा क्या, m बाई सी माइनस बी बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा n बाई सी माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात। तो अभी आप लिखोगे कि एज सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि एज सी नॉट इक्वल्स टू ए और सी ए कॉमा बी, देयरफॉर इसको भी 0 होना पड़ेगा, मतलब ये होना पड़ेगा। अब डिटेल में लिखना, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों फैक्टर 0 नहीं हो सकता है ना, ये दोनों फैक्टर 0 कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे एम सी माइनस ए एम आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एन सी प्लस बी एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ए एम प्लस बी एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो अभी बोलो कि ये पॉइंट जो है क्या वो इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है इंटरवल में ए और बी के बीच में है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरवल तो ए कॉमा बी है ना, तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। कैसे, बिकॉज देखो अगर मैं ऐसा कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बोलता हूं जो ए और बी को m/n इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mb, या फिर n/m बोल देते हैं, ठीक है। तो nb प्लस ma बाई m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये a और b के बीच का पॉइंट है, बाय इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। therefore c is any point in the interval a comma b which divides a and b in ratio c is x coordinate of any point, या फिर abscissa of any point। C is abscissa of any point in the interval a comma b, या फिर any point लिखने से भी होगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। Which divides a and b in the ratio n/m. Therefore, C belongs to C is equal to am plus bn divided by m plus n belongs to the interval a comma b. Therefore, नीचे लिख दोगे there exists a point x equal to C x equal to am plus bn by m plus n belongs to a comma b for which f dash c equal to 0. Hence Raleigh's theorem is verified. खत्म, क्लियर, समझ आ रहा है ना। कुछ इसी तरीके से अपने को जो है वो चीजों को समझना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बातचीत करते हैं, ये हो जाएगा आपका पूरा चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ भाई, ठीक है। आप लिखना, मैंने सिखा दिया एक क्वेश्चन, अभी आप लिख सकते हो, बार बार एक ही चीज क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना। x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 में आप क्या कर सकते हो, वही चीज तो फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, ये तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है ना, और ये एक्सपोनेंशियल है, तो दोनों के दोनों कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू continuous function is always continuous and product of two differentiable function is always differentiable in that interval -3 से 0। differentiable के लिए open, continuous के लिए -3 से 0 close। तो ये सब डिटेल में लिख देना, अगर लिखने में कोई डाउट है या फिर नहीं लिख पाते तो बोल देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। लिखने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है, ये सब आप करो, बता के दिया, बस ये मत बोलना आखिर में जाके ये सब पढ़ाया नहीं, पढ़ा के दिया, सारी चीज बता के दिया। अभी अगर चाहते हो कि आपको मैं खाना खिला करके घुसा दूं, अंग्रेजी लिखना अभी 12th में आकर के सिखाओ आईटी के एग्जाम से 2 महीना पहले, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। या तो वो छोड़ो छपना ही है, तो ये मेरे को ये बोलो कि आप सिर्फ लिखना ही सिखाओ, वो सब छोड़ दो, तो मैं बता दूंगा जो मेरे को आप जो बोलोगे वही करा दूंगा। आगे देखते हैं कि एफ डैश अगर मैं निकालता हूँ एफ डैश एक्स, वो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्टली सेकंड पार्ट बता रहा हूं, फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, -3 पे भी ये 0 आएगा, 0 पे भी 0 आएगा, दैट इज f of 0 is equal to f of -3। तो ऑल द कंडीशन ऑफ रॉलीज थ्योरम सैटिस्फाई ऐसे ही हो रहा है। तो बस चेक करना है कि f dash इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन आएगा वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या नहीं। वो अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो फंक्शन
मतलब रॉलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा इस फंक्शन के लिए इन दिस इंटरवल। दूसरे किसी इंटरवल में वेरीफाई नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो रॉलिस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है फॉर दिस फंक्शन, से बोलने से नहीं होगा, इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। एफ डैश सी क्या करो, निकालो एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई टू द पावर बॉक्स का डेरिवेटिव वही होगा, बस नीचे 2 आएगा, इधर माइनस आएगा, प्लस x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 3 और इधर हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश सी अगर मैं 0 कर देता हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 तो कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 2, ठीक है। दिस इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3 आएगा, माइनस 2 आएगा। 3 तो नहीं घुस रहा है इस इंटरवल में, बस माइनस 2 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, एक पॉइंट बिलोंग करने से ही हुआ, तो ये रॉलिस थ्योरम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब लिखोगे नीचे एज, ये तो पूरा आप c से करोगे, मैंने तो x से कर दिया, अब c से करोगे, c इज इक्वल टू माइनस 2 बिलोंग टू द इंटरवल माइनस 3 से 0 ओपन, उधर क्लोज मत देना, ओपन क्लोज सिर्फ एक ही जगह पे होता है, बाकी सारी जगह पे ओपन होता है, क्लोज सिर्फ कंटिन्यूटी वाले कंडीशन में लिखते हैं अपन, बाकी सारी जगह पे ओपन ही लिखते हैं। तो माइनस 2 बिलोंग्स टू माइनस 3 से 0 ओपन, अब स्टेटमेंट देख लेना प्रॉपर्ली, नीचे ओपन ही लिखा हुआ था। therefore all the conditions therefore there exists a point x equal to c equal to minus 2 belongs to minus 3 से 0 blah 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 for which the function is क्या for which f dash c is equal to 0, ये सब लिख देना, hence Rowley's theorem is verified, ठीक है। काम समाप्त। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन बार बार अच्छा नहीं लगता है, अलग अलग चीजें मिलता है तो मजा आता है, एक ही चीज बार बार क्या क्या लिखो, बट आप लिखो भाई, आप लिखो, आप बार बार करने से नहीं होगा। मेरे पास सर्टिफिकेट में पास हो गया, आप पास नहीं हो अभी भी, ठीक है। आप लिखो, मेरे को मजा नहीं आ रहा तो आपको मजा नहीं आ रहा, बोलने से थोड़ा चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, समझो भाई भावना। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ठीक है ना। कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है, तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ध्यान रखना कंटिन्यूअस क्लोज में और डिफरेंशिएबल ओपन में। f0 और f of pi by 2 बराबर है, ये 0 होगा ये 1 होगा, और एक बार ये 0 होगा एक बार ये 1 होगा, खत्म बात करते हैं डेरिवेटिव पे। तो ये आ जाएगा 4 sin क्यूब c इंटू cos c माइनस 4 cos क्यूब c इंटू sin c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 sin स्क्वायर c cos स्क्वायर cos 4 sin c cos c कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा sin स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर c, तो ये आ जाएगा आपका sin 4c इक्वल टू 0। तो sin 4c अगर 0 है तो 0 से पाई बाई 2 में ऐसा कोई इंटरवल वैल्यू मिलेगा क्या, पाई बाई 4 मिलेगा, है ना। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई बाई 4, आप दे दोगे सिंस c बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दो, ठीक है ना, ऐसे लिख दो कि 4c इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस पाई n टू द डायरेक्टली 4c इक्वल टू n पाई लिख दो, तो c इज इक्वल टू n पाई बाई 4 लिख दो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये जनरल सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल टू 0 वी हैव c इज इक्वल, सॉरी 0 नहीं, n इक्वल टू 1 वी हैव c इक्वल टू पाई बाई 4 व्हिच बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 ओपन, क्लोज नहीं ओपन। देयरफॉर देयर एक्सिस्ट ए पॉइंट c इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 for which f dash c is equal to 0, hence Rowley's theorem is verified। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। उस इंटरवल में एक एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए जहां पे टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल हो रहा है, दैट इज 0 हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, ठीक है ना। तो Rowley's theorem वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। आगे देखते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जरा ध्यान से देखो क्या है। 2 sin x प्लस sin 2x, इसमें एक और लिख के देता हूँ, इसमें भी लिख के दिया, इसमें एक और लिख के देता हूँ, 2 वाला लिख के देता हूँ, है ना। गिवन फंक्शन स्पेलिंग करके लिख देना अच्छे से, ठीक है ना। ये सब आप लिखोगे भाई, पता है, फिर भी बोल देता हूँ, ठीक है ना। आपकी इस भावनाओं पे रहता हो तो नहीं पता ना, इसीलिए बोलना पड़ता है। क्या पता fxn लिख दे तो रामायण कर दोगे, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ाने के बाद भी फिर देखो नंबर नहीं आ रहा है,
है ना, गलती किसका, मास्टर का। 2 sin x प्लस sin 2x, ठीक है, तो ये किस इंटरवल में है, 0 से पाई पे, ठीक है। गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू sin 2x एज ट्रिगो नहीं लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना है, फंक्शन स्पेलिंग करके लिखना है, आर continuous and differentiable for all x belongs to R, so their sum of two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable in that interval, that is fx equal to 2 sin x plus sin 2x is continuous in 0 से पाई क्लोज्ड एंड डिफरेंशिएबल इन 0 से पाई ओपन। चेक नहीं करना पड़ेगा, बट इतना सा 3 लाइन लिखना तो पड़ेगा कि कैसे आपने जज किए कि ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। तो आपने जो बेसिक थ्योरम्स यूज किए वो तो एग्जामिनर को नहीं पता ना, तो वो दिखाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी नंबर है, ये नहीं दिखाओगे तो 1 नंबर जाएगा, फिर मत बोलना कुछ, ठीक है। नाउ f0 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 एंड f ऑफ पाई जो है वही मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, आप 2 sin 0 प्लस sin 0 लिखना है ऐसे, ठीक है। जितना इसको अच्छे से लिख सकते हो लिख देना रे भाई। मेरे को डर लगता है ये सब अगर मैं लिखना छोड़ दूं तो आप क्या समझ जाओ, गलत समझ जाओ कि ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। बोल के दे रहा हूँ इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं होता ये सब बार बार फालतू एक ही चीज लिखना। f0 इक्वल टू f ऑफ पाई पता चल गया, ठीक है ना। देयरफॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ Raleigh's theorem are satisfied. Raleigh's theorem are satisfied. All the conditions of Raleigh's theorem are satisfied. Now, there exists. Therefore, लिख दो. Now लिख दियो ऊपर. Therefore, there exists a point x equal to c for which f dash c is equal to क्या होगा f। अरे यहाँ पे तो f, ये तो लेग्रांजे वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे भी ये चीज नहीं चाहिए। ऑल द कंडीशंस ऑफ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और सेटिस्फाइड, ठीक है ना। ये तो थर्ड कंडीशन तो यहाँ पे नहीं चाहिए ना। f डैश c क्या हो जाएगा, fb माइनस fa। fb कौन है, पाई है, और fa हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। तो f डैश c कितना आ जाएगा, f डैश c हो जाएगा 2 cos c, है ना, और यहाँ पे 2 cos 2c इक्वल टू f ऑफ पाई कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई पाई, जो कि 0 ही आएगा। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है, ये हो जाएगा cos c, और cos 2ic को लिख सकते हैं 2 cos square c minus 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर दो ना यहाँ से, तो ये 2 cos square c प्लस 2 cos c माइनस cos c माइनस 1 हो जाएगा। तो cos c प्लस 1 वही फैक्टर बनेगा 2 cos c माइनस 1। तो cos c प्लस 1, cos c इक्वल टू माइनस 1 कहाँ पे होगा, ठीक है ना। देयरफॉर cos c इक्वल टू माइनस 1 या फिर हाफ मिल रहा है, दैट इज c इक्वल टू या तो आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, और माइनस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई लिख सकता हूँ ना, माइनस आपको हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। तो ये 2i's n पाई, और c इक्वल टू लिख दो 2i's n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यहाँ से आया, सेकंड वाले से आया सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वाले का तो कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है इन द इंटरवल 0 से पाई, बट सेकंड वाले से मिल रहा है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0 वी हैव c इज इक्वल टू पाई बाई 2। मिल तो रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट एक सॉल्यूशन उसमें से गिर गया है इस इंटरवल में और थ्योरम वेरीफाई हो गया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इज इक्वल टू पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, सॉरी ओपन होगा, हाँ ओपन होगा, ठीक है, सच दैट f dash pi by 3 is equal to f of pi minus f of 0 divided by pi minus 0, ठीक है। hence LMVT आप मत लिखना, आप लिखना Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतना सही दिखाना है। और लास्ट सवाल देख लो आप, fx ये दिया हुआ है -3 से 4 में, ये तो कंटीन्यूअस तो दिख रहा है हर जगह पे, है ना, कि कहीं पे अनडिफाइंड। इसको डिफाइन होने के लिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, दैट इज एक्स का वैल्यू -5 से 5 होना पड़ेगा। तो ये पूरा इंटरवल तो -5 से 5 के अंदर है, ये जजमेंट देना पड़ेगा, ऐसे लिखने से नहीं होगा, ये जजमेंट देना पड़ेगा। एज fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 से 5, therefore fx equal to under root 25 minus x square is continuous in the closed interval -3 से 4, because ये पूरा इंटरवल में इसमें बीच में है। अगर ये इस इंटरवल को एक्सीड कर देता तो फंक्शन पहला कंडीशन में ही फेल हो जाता।
ये पहला कंटिन्यूटी वाला एक्सप्लेनेशन गया, फिर लिखोगे नाउ। नाउ ना लिख करके आप हियर लिखो ना, हियर लिखो, एफ डैश निकालो, देख लो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है क्या हर जगह पे। 25 माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस आएगा और यहाँ पे माइनस ट्वाइस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि एज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, प्लस माइनस 5 पे, प्लस माइनस 5 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो ये इस लाइन के बाद नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे कि एज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3 से 4 ओपन, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 से 4। अभी आप एक साथ नहीं दे सकते इस जगह पे, अलग अलग करके सेपरेट, इस जगह पे एक साथ दे दिए क्योंकि डायरेक्टली लॉजिक से पता चल रहा है, बट यहाँ पे तो आप निकाल के देख रहे हो ना, तो जहां तक आपको निकालना है आप निकाल के दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है ना, दिखाना ही पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ। टेस्ट में अगर नहीं मिला ना बच्चा बहुत पिटेंगे, याद रखना, तेरा कॉपी तो चेक करने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर ये सब सही से नहीं किया ना टेस्ट में, अगर लिखना मेरे को कुछ भी गलत मिला ना, घर पे आगे पीट के जाऊंगा, याद रखना। समझ आ रहा है ना, तो ये एफ डैश जो है वो क्या हो जाएगा, therefore fx is differentiable for all x belongs to -3 से 4। अभी लिखोगे therefore all the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, क्योंकि और तो कंडीशन है नहीं। Now there exists a point x equal to c such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a करके c का वैल्यू निकाल लो, अगर वो इस इंटरवल में गिर रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं गिर रहा है तो वेरीफाई नहीं होगा। हमेशा नहीं है कि वेरीफाई होगा ही, अगर नहीं मिल रहा है इस इंटरवल में तो वेरीफाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और अगर कंडीशन ही पहले सेटिस्फाई नहीं होता है तब तो पहले ही ये नॉट वेरीफाइड हो गया, डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो वही चीज अपने को समझना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो Lagrange's mean value theorem is not verified, ठीक है ना। तो मैं निकाल ही देता हूं, तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है c इक्वल टू 0 आएगा या शायद एफ बी माइनस एफ कितना आ जाएगा, 3 - 4 डिवाइडेड बाई 7 -1/7। देख लेना अब कितना आता है ना, सॉल्व करके देख लेना कितना आता है। उस इंटरवल में गिरेगा ही नहीं गिरेगा, नहीं देख लेता एक बार, अगर गिर रहा है, अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन ही फेल हो जाता है तब तो वहीं से आप डायरेक्टली लिख दोगे ना कि एज ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलिस या फिर Lagrange's mean value theorem are not satisfied, therefore we cannot apply Rayleigh's theorem। तब Rayleigh's theorem applicable ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and 3। समझ में आ रहा है ना, तो ये एप्लीकेबिलिटी पूछ रहा है और ये वेरीफाई करने के लिए आपको बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये वेरीफाई कब हो सकता है, जब एप्लीकेबल है तभी वेरीफाई हो सकता है, अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तब तो वेरीफाई नहीं होगा। तो अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन या फिर रॉलिस के लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाला कंडीशन ही अगर फेल हो गया तब तो डायरेक्टली रॉलिस थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, लिख दोगे ना, एंड हेंस इट इज नॉट वेरीफाइड। अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो वेरीफाई कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने वाले थे अपन, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 25 माइनस सी स्क्वायर इंटू -2c इज इक्वल टू एफ बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 4 दैट इज 3 माइनस ये हो जाएगा 9 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई b माइनस a मतलब 7 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा तेरा -1/7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 7c इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस सी स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग करो एक्सेस सॉल्यूशन आएगा, पता है सबको, 49c स्क्वायर है और यहाँ पे कितना आएगा 25 माइनस सी स्क्वायर, तो ये 50c स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो c स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है, तो c का वैल्यू आ रहा है +-1/√2, ठीक है ना। क्या c का वैल्यू -1/√2 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, नहीं, ये एक्सेस सॉल्यूशन है क्योंकि आपने स्क्वायरिंग करके निकाला, ये इसके साथ कोई बातचीत नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। c का वैल्यू -1/√2 इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, सेटिस्फाई करना इंटरवल में ना करना वो तो बाद की बात है, ठीक है ना। तो एज c इक्वल टू -1/√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, आप लिख दोगे, है ना, c इक्वल टू -1/√2 डज नॉट सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर c इक्वल टू 1/√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी आप लिखोगे and now as c equal to 1/√2 belongs to the interval -3, 4, therefore there exists a point x equal to c equal to 1/√2 belongs to -3 से 4, for which f dash c that is f dash 1/√2 equal to f of this 4 minus f of -3 divided by 4 minus -3, hence Lagrange's mean value theorem is verified। ठीक है, बस
इतना बता दी और नहीं बता सकता, सफिशिएंट है। अभी वेरिफिकेशन खुद से कर लेना। अगर कोई डाउट होता है साथों साथ मेरे को कॉल करके मेरे साथ डिस्कस करो और उस डाउट को क्लियर करो। अगर नहीं कर रहे हो और आप सोचोगे कि बाद में पूछ लूंगा, तो बाद में बोलते बोलते कब बाद होगा क्या होगा आप नहीं जानते, ठीक है ना। सफिशिएंट चीज में बता के दे रहा हूं। अभी अगर आपको जो करना है कर लो। आज के लिए यहाँ तक खत्म। अलविदा।